नमो नमः। अद्य अस्माकं सम्भाषायाः प्रथमदिवसः अस्ति। प्रथमदिवसे एतेषां ज्ञानयज्ञे सर्वसहभागिनः अहं स्वागतं करोमि। अद्य प्रथमदिवसस्य वक्ता गुरुवर्य वैद्य श्रीमान् रामदास आह्वाड महोदयः अस्ति। तेन सह वयं सर्वे सुपरिचिताः स्मः। ऐसा कौन है जो रामदास आह्वाड सर जी को नहीं जानता? और अगर ऐसा कोई है तो मैं कहूंगी कि कृपया जरूर कोशिश कीजिए कि उनको जाने। उन्होंने आयुर्वेद के दायरों को ऐसे बढ़ाया है कि देखने पर हम अचंभित हो जाते हैं। व्यवहार में हमेशा ऐसा होता है कि वैभव दिखाना नहीं चाहिए, पर आयुर्वेद का जो वैभव सर जी को मिला है वह जरूर जानने की चीज है, ताकि हमारा खुद पर, हमारे शास्त्र के ऊपर विश्वास और ही मजबूत होता रहे। सरजी का कोपरगांव में एक खासा अस्पताल है और हाल ही में कुछ साल पहले उन्होंने नासिक में भी एक भव्य अस्पताल स्थापित किया है। हमारे एक मित्र उनके उस अस्पताल के उद्घाटन समय कहते हैं कि आयुर्वेद का ताजमहल सरजी ने बनाया है। ये बात अनेक मायनों में सही है। रामदास सर जी को जो तरक्की, जो रुग्ण वैभव, जो लोगों का प्रेम, जो विद्यार्थियों का प्रेम मिला है, वह हमें आयुर्वेद पर विश्वास करने के लिए मजबूर करता है। मानो वे आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम उनमें अगर खुद को देखते हैं तो ये विश्वास होता है कि हम भी ये सब वैभव आयुर्वेद से पा सकते हैं। ये सब हमें भी आयुर्वेद के मार्ग पर चलने से मिल सकता है। सर जी को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वह पुरस्कारों की सूची इतनी बड़ी है कि मानो वे पुरस्कार उनके लिए ही बने हैं। इनके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। उनकी जो किताब हमने आपको भेजी है, पंचकर्म बोध, उनमें ये सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो किताबें जैसे गुरुवर्य टी.एम. गोखते जी की किताबें, आज के हमारे वक्ता गुरुवर्य रामदास आह्वाड जी की किताबें, इन 3 पीढ़ियों की किताबें आपके पास आने वाली है। तो जैसे ये तीनों पीढ़ियों का ज्ञान संजो के आपके पास आएगा। सर जी ज्ञान के इस महान विरासत के वारिस है और आप तक ये ज्ञान पहुंचाने वाले मध्यस्थ भी है। इतना सब कुछ पाकर भी अहंकार आपके आसपास भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका राज बताते हुए सर हमें राजयोग साधना की बातें बताते हैं। उन्होंने खास वैद्यों के लिए 600 वैद्यों के लिए राजयोग साधना का आयोजन किया था कुछ साल पहले। तो ये जो साधना हुई थी उन दिनों, तो उस शिविर में हिस्सा लिए हुए लोग आज भी उस साधना के फायदों को आके बताते हैं। तो सिर्फ आयुर्वेद का ही नहीं, सिर्फ रुग्णों का ही नहीं, तो सर जी इन और मायनों में भी समाज की सेवा करते आ रहे हैं। हमें उनके व्याख्यान से उनका पूरा जर्नी, उनका पूरा प्रवास तो सुनने को मिलेगा ही। मैंने कोशिश की है कि सर जी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता सकूं। तो चलिए निकल पड़ते हैं आयुर्वेद की राह पर। आज हमारे साथ है गुरुवर्य रामदास जी आह्वाड। नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले मेरे परम गुरु प्रातस्मरणीय परमधामवासी वैद्य प्रताप जोशी नाना जी को मैं उनके स्मृति को विनम्र अभिवादन करता हूं। पंचकर्म महर्षि प्रताप जोशी नाना की स्मृति में आयोजित इस मैराथन वेबिनार सीरीज में आज उपस्थित रहने वाले आप सभी भाग्यवान आयुर्वेद प्रेमी वैद्य भाई और बहनों का मनपूर्वक हार्दिक आयुर्वेदिक स्वागत। मैंने आपको भाग्यवान इसलिए कहा है
कि भारतवर्ष के गिने चुने वैद्यों को उनके अनुभव को सुनने का, घर बैठे सुनने का सुअवसर आज यहाँ पर आयोजकों ने हम लोगों को दिया है, और इसलिए मैं आप सभी को भाग्यवान मानता हूँ, भाग्यवान समझता हूँ। सबसे पहले 3 बातों के लिए मैं आयोजकों को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ, उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। नंबर 1, जिन्होंने पंचकर्म प्रैक्टिस में किस प्रकार से अप्लाइड करना है, किस प्रकार से करना है, ये अपने गुरु वैद्य त्रम गोप्टे से सीखकर हजारों विद्यार्थी, मुझ जैसे हजारों विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष में तैयार किए। उस महान पंचकर्म महर्षि हस्ती वैद्य पीटी जोशी उर्फ नानाजी के स्मृति में उन्होंने आज ये व्याख्यानमाला यहाँ पर आयोजित की है। नंबर 2, मैं आदरणीय गुरुवर्य नानाजी का प्रथम विद्यार्थी हूँ, प्रथम स्टूडेंट हूँ। इसका हमेशा मुझे अभिमान रहता है और हमेशा अभिमान रहेगा, और बराबर यही कल्पकता से इस मैराथन सीरीज का, इस मैराथन वेबिनार का ओपनिंग एज अ बतौर ओपनिंग बैट्समैन उन्होंने आज मुझे यहाँ पर मौका दिया है, इसलिए उनकी कल्पकता को मैं सैल्यूट करता हूँ। और नंबर 3, यदि हम पूरे महीने के जो 30 व्याख्यान यहाँ पर होने वाले हैं, उनकी यदि हम सूची यहाँ पर देखते हैं तो उनमें भारतवर्ष के कई गुणी वैद्यों में से उन्होंने कुछ वैद्यों को, जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, उनके व्याख्यान के लिए उन्होंने यहाँ पर निमंत्रित किया है। तो उनके इस समय सूचकता को, उनके इस कल्पकता को, उनके इस दूरदृष्टि, एक लॉन्ग टर्म विजन को मैं साधुवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज सबसे पहले 2 बातें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। आज यहाँ पर मैं ना तो किसी चिकित्सा के बारे में बोलने वाला हूं और ना ही किसी व्याख्यान के या पंचकर्म के बारे में बोलने वाला हूं। आज मैं आपसे कुछ जो कि इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जो हमारे प्रैक्टिस में मस्ट है, ज्यादा जरूरी है, इन बातों के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। एज अ सीनियर फ्रेंड या एज अ बड़े भाई के तौर से या बड़े भाई समझ के यदि आप मेरी बातें सुनते हो तो इस चर्चा में ज्यादा मजा आ सकती है और ये चर्चा हम अच्छी तरह से माइंड में रख सकते हैं। कई वैद्यों के मुझे फोन आए कि सर आप किसी व्यापक पे बोलिए या उत्तर बस्ती पे बोलिए या किसी कर्म पे बोलिए। तो मैंने कहा इसके पहले 26 वेबिनार में व्याख्यान हर एक कर्म के ऊपर हुए हैं। ये 27वां व्याख्यान इस लॉकडाउन में चल रहा है। तो जो नेसेसरी है वो आज मैं बताने वाला हूँ। मुझे प्रैक्टिस को 33 इयर्स हुए हैं और मेरे सक्सेस का जो राज है, जो फंडा ऑफ सक्सेस है, इसके कुछ अहम पॉइंट्स आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसका आपको आगे के प्रैक्टिस में, क्योंकि इस 30 दिनों में काफी ज्ञान, काफी स्वानुभव कई वैद्यों के आपको मिलने वाले हैं और इस ज्ञान को अपने प्रैक्टिस में किस प्रकार से इम्प्लांट करना है, किस प्रकार से उसको अप्लाई करना है, इसके कुछ नुस्खे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज वो बातें हम सुनेंगे। यहाँ पर ये नासिक का 2016 में जो हाईटेक आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सालय शुरू किया था, ये सब हमारा है, हम सबका है। हर व्याख्यान में मैं नासिक या कोपरगांव के हॉस्पिटल के फोटोग्राफ्स सब वैद्यों को दिखाता हूँ। उसका उद्देश्य यही होता है कि इससे बढ़िया, इससे ज्यादा अच्छा हाईटेक हॉस्पिटल्स पूरे इंडिया में यदि आयुर्वेद के होते हैं
तो हम विश्व को बता सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। ये वहां का एक शिरोधारा कक्ष था। ये अलग अलग कर्म के रूम है। ये शिरोधारा में एक डोम बनाया हुआ है और उनमें ये एलईडी लाइट्स लगाए हुए हैं और अष्टकोणी है, यानी जो 8 दिशाएं होती है, 6 दिशाएं और 2 ये दिशाएं, ऐसे 8 दिशाएं जो होती है, तो ये 8 दिशाओं की पावर, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे इकट्ठा होता है। इस रूम में तुम जस्ट एंटर भी करते हो तो एकदम अलग सा फीलिंग, एक माइंड पे एक हल्कापन महसूस होता है। तो ये शिरोधारा की ये विशेषता यहाँ पर है। ओके, तो हम आज की जो हमारा चर्चा का विषय है फंडा ऑफ सक्सेस, इसके और हम बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि कई बार हम काफी क्वालिफाइड, हाई क्वालिफाइड होते हैं, एमडी पीएचडी भी होते हैं, लेकिन कई बातें ऐसी होती कि जो हमें प्रैक्टिस में सक्सेस नहीं देती। तो ऐसे कौन सी बातें हैं, उस बातों पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला अहम पॉइंट है वो है पर्सनालिटी, जिसे मैं कहूंगा कि मैं सुंदर हूं, मेरा क्लिनिक, मेरा अस्पताल सुंदर है। जनरल प्रैक्टिस में या हमारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में डॉक्टर इस शब्द को काफी ग्लैमर है, काफी वेटेज है और काफी एक रिस्पेक्ट डॉक्टर इस शब्द को है। यदि कोई डॉक्टर ऐसा शब्द कहता है तो हमारे आंखों के सामने एक सूट टाई पहनी हुई कोई सिंसियर, फ्रेश, प्रसन्न मूड वाली एक सिंसियर, होशियार व्यक्तिमत्व का चेहरा हमारे सामने आता है। लेकिन हम वैद्य लोग आज भी इस पंक्ति में, इस लाइन में नहीं बैठ सकते या नहीं बैठते हैं, ऐसे खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है। हम यदि वैद्य कहते हैं तो हमारे आंखों के सामने कोई बूढ़ी व्यक्ति पगड़ी धोती पहने हुए और छोटे से एक पुरातन फर्नीचर में बैठी हुई हमारे आंखों के सामने आता है। ये कोई बुरी बात है ऐसा मेरा कहना नहीं है, क्योंकि ये पहले जमाने में था। लेकिन समय के साथ चलते हुए, आधुनिकता के साथ चलते हुए उसमें बदलाव, चेंज जरूरी है। इसलिए जो भी पेशेंट हमारे पास आता है वो उसके आरोग्य का, उसके जीवन मरण का प्रश्न लेकर हमारे पास जब आता है और फर्स्ट लुक में यदि हम उसके ऊपर इंप्रेशन नहीं बना पाए तो वो किस श्रद्धा से हमारी चिकित्सा ले, ये क्वेश्चन उसमें बनता है। किसी की पर्सनालिटी अच्छी है तो उसको जनरल लाइफ में, किसी भी बिजनेस में कितना फायदा होता है, कितना मुनाफा होता है, ये आपने शायद सुना होगा या अनुभूत किया होगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि ऐसे कई वैद्य हैं कि जो कहते हैं कि हमें तो नेचुरल ब्यूटी नहीं है। नो डाउट, यदि नेचुरल ब्यूटी नहीं है तो हम नीट, क्लीन, अप टू डेट रह सकते हैं। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी बात करने का तरीका है, उसमें डेफिनेटली हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो कि आगे के पेशेंट जो हमारे पास आएगा उसके ऊपर हम इम्प्रेशन बना सकते हैं। इस पर्सनैलिटी का प्रैक्टिस में कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ये मैंने मेरे प्रैक्टिस में कई बार देखा है और आज भी देखते आ रहा हूँ। मैंने 1987 में मैं नाना के पास था और उसके बाद में 1988 में मैंने कोपरगांव जैसे छोटे से तहसील प्लेस में मेरा छोटा सा क्लिनिक, जो कि 6x16 यानी एक रेलवे के डिब्बे से भी छोटा, ऐसा मेरा क्लिनिक मैंने शुरू किया था। मेरी उस समय जो मेरा वजन जो था, वेट था 49 kg था, एकदम पुरुष शरीरष्टि मेरी थी। यदि किसी को मैं डॉक्टर हूँ ऐसे कहता था तो नीचे से ऊपर तक मुझे घूरते हुए मुझे नजर आता था। मैं उस समय मेरे ईश्वर से, मेरे भगवान से काफी झगड़ा करता था कि मुझे ऐसी पर्सनैलिटी क्यों दी, क्योंकि कोई योग्य डायग्नोसिस भी मैं करता था या कोई परफेक्ट डायग्नोसिस भी होता था तो सामने वाला पर्सनैलिटी के कारण उस पर बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं रखता था। 1989 की बात है। हमारे शहर के एक रिटायर्ड टीचर जिनको हिपेटोमा यानी सीओ ऑफ लीवर ये डायग्नोसिस हुआ था और उस समय कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन या काफ़ी इनोवेशन नहीं हुआ था, तो टाटा ये वर्ड तब भी फाइनल अथॉरिटी थी और आज भी वही फाइनल अथॉरिटी है। बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल में उनको दिखाया गया और उन्होंने फिर सभी इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया कि ये लास्ट स्टेज का लीवर कैंसर है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप इनको घर लेकर जाइए और उनकी सेवा कीजिए। आज तक निडर या कॉन्फिडेंस रखने वाले वो पेशेंट ने जब ये बातें उनके बच्चे से, उनके बेटे से डॉक्टर की करते हुए उन्होंने सुनी तो वो भी मन में डर गए या मन में उनका भी जो कॉन्फिडेंस था ये लूज हो गया।
कोपरगांव आने के बाद में एक दिन उनका बेटा शाम के समय मेरे क्लिनिक में आया और उसने कहा कि मेरे पिताजी को लिवर कैंसर है, तो क्या आप आकर देख सकते हैं क्या? तो मैंने कहा आ सकता हूँ, क्योंकि उस समय तो इतने पेशेंट नहीं थे। मैं शाम को उनके घर जब गया तो बिना बनियन के वो बेड पे लेटे थे, पुरुष शरीरष्टि थी, हाइट काफी 6 फीट 2 इंच की हाइट थी, और दूर से ही राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक में यकृत प्रदेश में स्वेद, जिसे उत्सेद हम कहते हैं, स्वेलिंग या आंखों से भी नजर आ रहा था। और उनको आम्ल पित्त या शारीरिक मानसिक दुर्बलता, उल्लास, वहां पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक में पेन्स, ये काफी लक्षण उनमें थे। तो मैंने उस समय ये सोचा कि हम यदि उनको बल दे, वात पित्तज्ञ चिकित्सा करे, कुछ लेखन बल ऐसी वात पित्तज्ञ चिकित्सा करे, तो शायद उनको फायदा हो सकता था। इसलिए उस समय मैंने स्वर्ण रोग सूचकर गिलोय सत्वों में सूक्ष्म करके एक एक पुड़ी सुबह शाम दी, आरोग्यवर्धिनी, शंखवटी और कैशोर गुगुल, ये उनको 2-2 गोली सुबह शाम शुरू की। और अभ्यंतर शतावरी, अश्वगंधा, परपटी, हरितकी, पुनर्नवा, माका, एस्टिमोदो, ये कॉम्बिनेशन आधा चम्मच लेने के लिए कहा। और दशांग लेप में ताम्र भस्म मिलाकर राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक पे एक्सटर्नल बाह्य लेपन करने के लिए उनको बता दिया, और कुछ पित्त के पथ्य बताकर मैं घर चला आ गया। दूसरे हफ्ते की दवा उनका बेटा लेके गया, तीसरे हफ्ते के लेकर गया, और 3 हफ्ते के बाद में मैं उत्सुकता से उस पेशेंट को देखने उनके घर चला गया। और जब मैं गया तो मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि दूर से ही उनका जो स्वेलिंग था ये आंखों से कम हुआ नजर आ रहा था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे काफी आराम लग रहा है, पेन्स काफी कम हुए हैं, भूख भी लग रही है, उल्लास भी कम हुआ है, और मुझे एनर्जेटिक लग रहा है। तो मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आप डेफिनेटली ठीक हो जाओगे। तो तुरंत उन्होंने कहा कि वो टाटा के इतने बड़े डॉक्टर्स तो झूठ नहीं बोलेंगे, उन्होंने तो कहा मैं 40-45 दिन ही जीवित रह पाऊंगा। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप ठीक हो सकते हो। लेकिन मेरे पर्सनालिटी के कारण वो मानने को तैयार नहीं थे। तब मेरे मन में विचार आया कि जिस कोपरगांव के एक सर्जन डॉक्टर ने उनका सीए डायग्नोस किया था, यदि मैं उनको कहता हूँ और वो आके उनको कहते कि फर्क पड़ा है, तो शायद इनकी विल पावर बढ़ेगी, ये इनका खाना ज्यादा शुरू हो जाएगा, तो शायद उनका बल बढ़ने के कारण उनकी लाइफ स्पैन बढ़ सकती है। तो दूसरे ही दिन मैं उस सर्जन डॉक्टर के पास गया, उनको मैंने मेरी पहचान करा दिया, और मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस में यहाँ पे करता हूँ, और ऐसा ऐसा पेशेंट सीए ऑफ लीवर था, आपने डायग्नोस किया था। मैंने मेरी आयुर्वेद ट्रीटमेंट उनको शुरू की है, 3 हफ्ते चिकित्सा को हुए हैं, और उनको सिम्टोमेटिकली काफी अच्छा लग रहा है। तो यदि आप आकर उनको देखते हैं और आपको जो लगे, जो दिखता है वो सही हो झूठ हो, जो दिखता है यदि आप कहते हैं तो शायद आप पे वो विश्वास करेंगे, और उनका लाइफ स्पैन बढ़ सकता है, उनकी आयु बढ़ सकती है। तो तुरंत उन्होंने कहा कि कैंसर ऐसे 2-3 हफ्ते में कभी कम नहीं होता है, वहां आके मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मन में काफी गुस्सा आया, लेकिन पर्सनैलिटी या कोई बातों में वजन नहीं था, इसलिए मैंने उनको कुछ जबरदस्ती नहीं की। मन में मैंने यही सोचा कि ये आदमी यदि आता और यदि झूठ भी बोलता, तो किसी झूठ से यदि किसी की लाइफ बनती है, किसी को फायदा होता है, तो वो झूठ झूठ नहीं होता। लेकिन उन्होंने ना कर दिया, और फिर यही चिकित्सा आगे चलती रही। और जैसे जैसे उनके दिन नजदीक आने लगे, वैसे उन्होंने खाना छोड़ दिया, और धीरे धीरे वो पुरुष होते गए, और 4.5 महीने के बाद में उनका देहांत हुआ, वो शांत हो गए। यानी 3 महीने का बोनस लाइफ उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा से उनको मिला था। इस केस से दो बात मुझे सीखने को मिली। नंबर 1, यदि हमें एक्सपीरियंस है, हमारी पर्सनैलिटी है, तो डेफिनेटली हम उस पे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं या सामने वाले पे प्रेशर बना सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि 3rd स्टेज का भी यदि कैंसर है और हम आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं, तो उस व्यक्ति को पीसफुल डेथ देने का काम आयुर्वेद डेफिनेटली करता है। और उसके बाद में आज तक ऐसे कई पेशेंट अलग हमने देखे कि लास्ट स्टेज का भी यदि पेशेंट है, तो उसके जो पेन्स होते हैं वो देखकर आंखों में पानी आता है, आंसू आते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट का पेन्स, उनका दर्द, दुख दर्द आयुर्वेद चिकित्सा से डेफिनेटली कम होता है, और पीसफुल डेथ, हैप्पी डेथ उनको मिलती है। इन शॉर्ट, मेरी पर्सनैलिटी नहीं थी, मेरे बातों में वजन नहीं था, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उस पेशेंट को मैं बचा नहीं सका। ऐसे कई विद्यार्थी हमारे पास आते हैं कि जो एमडी हुए होते हैं, लेकिन उनका बात करने का ढंग काफी अशुद्ध होता है, उनके रहन सहन, वो जो कपड़े पहनते हैं ये काफी खराब होते हैं। उनको देख के लगता भी नहीं कि ये डॉक्टर है या एमडी डॉक्टर है, और आगे चल के वही होता है कि प्रैक्टिस में वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। इसलिए
मैं हमेशा कई बार कोई स्टूडेंट कहते हैं सर पर्सनैलिटी नहीं, वर्ण काला है, ब्लैक है, तो क्या करेंगे? तो मैं उनको हमेशा बराक ओबामा का उदाहरण देता हूँ, जो कि यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट होने से पहले यदि कोई उनका फोटो देखता तो शायद उनको आम आदमी समझता, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बने, जब उनकी स्पीच शुरू हुए, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका वो बॉडी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस या उनके बात करने का ढंग, उनके रहन सहन देखने के बाद कोई भी उनके सामने उनके ऊपर अट्रैक्ट होता था। यानी ये पर्सनैलिटी यदि नेचुरल ब्यूटी नहीं होती है तो भी तुम बना सकते हो। यही बात हमारी जो क्लिनिक है, एक क्लिनिक के बारे में होता है। कई बार हम अच्छे हैं लेकिन हमारा क्लिनिक गंदा है, तो सामने वाला आने के बाद में उसके सामने हमारा इंप्रेशन गलत जाता है। मैंने ऐसे एक वैद्य को देखा था कि उसके टेबल के आजू बाजू में सब डब्बे खुले रहते थे, और उस डब्बे ऊपर भी धूल रहती, डब्बा कचरा था, और वो सामने दवा अमृत के है, वो दवा देता है तुम्हारी कर। और जो भी पेशेंट है हमारे क्लिनिक में आने के बाद में भली हो जी हो, लेकिन आने के बाद वो फ्रेश लगना चाहिए। फिर मुझे आज भी याद है, मेरा जो 88 का क्लिनिक था, सिंपल जगह थी, सिर्फ 15,000 में उस समय मैंने दवा के साथ में फर्नीचर करवाया था। आज भी मुझे वो फर्नीचर याद है, सिंपल फर्नीचर था लेकिन अट्रैक्टिव था। उसके बाद में हम 91 में 400 स्क्वायर फीट के जगह में गए, उसका भी फर्नीचर आज भी में हम उस समय 2007-2011 में फिर से हमने रिन्यूएशन किया, अलग एक्सपेंशन किया, और आज बराबर 10 साल हो रहे हैं। आज भी तुम हमारे क्लिनिक, हमारे वो बड़े अस्पताल में आ जाओ, कोई बोलेगा नहीं इसको कि 15 साल हुए, इतना क्लीन नीट रहता है। शाम को यदि तुम कंपार्टमेंट देखो, सब देखते हो, तो कोई बोलेगा नहीं हरे जा रहा है, शायद क्या होते हैं, इतना क्लीन रहता है, स्मेल नहीं रहता है। और यदि वास्तुशास्त्र के हिसाब से तुम तुम्हारा क्लिनिक बनाते हो, छोटा हो कुछ भी हो, तो आने वाला पेशेंट बाद में हो जाता है, आधा इंप्रेशन वहां बन जाता है। बाद में तुम्हारे जो किस प्रकार से तुम उस कन्वर्सेशन करते हो, किस प्रकार से उसको इम्प्रेस करते हो, उस आगे डिपेंड होता है। मैंने इस पेशेंट देखा है कि आज भी 3 घंटे हमारे वेटिंग में बैठते हैं, और अंदर आने के बाद सर यहाँ आने के बाद अच्छा लगता है, जस्ट आपको देखा, आपको मिला, मुझे अच्छा लग रहा है, जस्ट मिलने आए थे, और हाथ जोड़ के चले जाते हैं। एक अच्छा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि 4 साल पहले हमारे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के एसपी सुपरिटेंडेंट के लिए आना का, जो हमेशा फोन करते थे बड़े साहब आने वाले, मैंने कहा आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे 5-6 बार आ रहे हैं। 5:45 बजे वो अस्पताल में उनकी एंट्री हुई, साथ में 2 के लिए मैंने कैमरे में मैंने उनका, तो उन्होंने जस्ट सब मैंने तो उन्होंने देखा, मैंने कहा सर अंदर एंटी चेम्बर में चलो, तो उन्होंने कहा सर इफ यू डोंट माइंड मैं प्रॉब्लम के बाद फिर मैं उनके पास, मैंने कहा सर प्लीज आप अंदर में बैठिए, वहाँ पे अच्छा है, वो वहाँ पे यू करनी, और वो मैं लास्ट में आऊंगा, और आप विश्वास होगा 9-8:30 बजे तक वो सब कॉन्फ्रेंस के लिए चला गया, और वहां जाने के बाद वो वहां मिलने आया, और उसने कहा सर प्लीज आप मेरे क्लिनिक आ जाइए। और कॉन्फ्रेंस के बाद में मैं जब उनके क्लिनिक पे गया, तो वो उस रास्ते के आखिरी एंड पे वो क्लिनिक, वो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के 5वें माले में उसका क्लिनिक था, वो फ्लैट था, और वहां पे उसका चिकित्सालय उसने शुरू किया था। उस बिल्डिंग के सामने और उस बिल्डिंग के आगे पूरा टोटल ये 1.5 एरिया था, ओपन स्पेस थी, जो कि मिलिट्री की थी, और नीचे एंट्री में ही 2 शॉप में 2 आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, 2 वैद्य बैठे थे। और ऊपर मैं जब 5वें माले पे गया तो बाजू में एक स्पा था, और उसके अंदर उसने नो डाउट काफी अच्छा बनाया था, क्लिनिक एकदम क्लीन नीट, और फर्नीचर भी काफी अट्रैक्टिव था। तो बातों बातें में उससे बात की, कैसा है रिस्पॉन्स, कैसे, उसने कहा सर अभी तक तो नहीं है। मैंने कहा 6 महीने में कितने पेशेंट हुए? तो उसने कहा सर आज तक एक भी पेशेंट नहीं हुआ।
मैं शॉक हो गया, क्योंकि 25,000 किराया उसको उस जगह पे था, उसका मेंटेनेंस 5,000, यानी 30,000 पर मंथ वो घर से खर्च कर रहा था, और 6 महीने में एक भी पेशेंट नहीं हुआ था। मुझे काफी बुरा भी लगा, और नीचे उतरने के बाद मैंने उसका बोर्ड ढूंढने की कोशिश की, तो उसने कहा सर मैंने ऊपर लगाया है, यानी 5वें माले के टेरेस पे उसने बोर्ड लगाया था, जिसका जो फ्रंट था वो ओपन स्पेस के सामने था, और बोर्ड भी उसने 60,000 का नियॉन साइन बोर्ड बनाया था, जो कि नीचे से ऊपर तक दिखाई नहीं देता था, दूर से देखेगा तो सामने ओपन स्पेस थी। यानी नीचे बोर्ड नहीं, ऊपर का बोर्ड दिखता नहीं है, और कोने में जगह ली है, तो कौन आपके पास आने वाला है। तो मैंने उसको कहा तू पागलपन मत कर, यहाँ से शिफ्ट हो ले दूसरी जगह पे, 25,000 रुपए में तू प्राइम लोकेशन पे भी छोटी जगह लेता तो तेरी प्रैक्टिस अब तक स्पीड पकड़ ली होती है। तो इस प्रकार से वेटिंग कहाँ तक करना है ये हर एक ने समझना चाहिए। तो हम आगे के पॉइंट में जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वातावरण निर्मित। यदि मुझे आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है, ये तय होता है, तो जब तक जगह नहीं मिलती है तब तक मेरे गांव में मैंने आयुर्वेद 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 एक प्रकार की वातावरण निर्मित करनी चाहिए। आप सभी को पता है कि दोष दुष्य समूर्चना जब होती है तो व्याधि होता है, यानी दो दुष्य समूर्चना होकर उसमें वैषम्य आता है तब व्याधि संप्राप्ति होती है। वैसे ही यदि ज्यादा हीट बनेगी तो समुद्र के पानी की भाप होगी, उसके क्लाउड्स बनेंगे, और उसको ठंडी हवा लगने के बाद बारिश होगी। इनमें से एक भी फैक्टर यदि कम ज्यादा होता है तो बारिश नहीं होती है। उस प्रकार से हमें ये सब पॉइंट्स का विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। मुझे याद है 87 में मैं नाना के पास से आया था, और एक साल कोपरगांव में मुझे जगह ढूंढने में लगे थे। तो इस एक साल में जो भी लोकल पेपर थे उनमें मैं आयुर्वेद की सक्सेस स्टोरीज लिखता था। आयुर्वेद का एक नॉर्मल लैंग्वेज में लोगों को समझ में आए इस लैंग्वेज में आयुर्वेद की जानकारी लिखता था। तो उस प्रकार से आप एक माहौल क्रिएशन आपके गांव में करना है। रोटरी क्लब हो, लायंस क्लब हो, और कोई भी समाज सेवी संस्था है, तो इस संस्था से सबसे पहले जुड़ जाना है, क्योंकि उनके 70-80 फैमिलीज तुमसे कनेक्ट हो जाती है। और कोई भी बड़ा त्योहार हो, 15 अगस्त है या प्रजासत्ताक दिन है, उन दिनों में वहां पे जाकर सीनियर सिटीजन में जाकर उनको समझ में आए इस लैंग्वेज में, इस हल्की फुल्की भाषा में आयुर्वेद की जानकारी उनको देना है, आयुर्वेद के ऊपर व्याख्यान देना है। और इस प्रकार से यदि तुम करते हैं, वातावरण निर्मित करते हैं, तो आगे प्रैक्टिस जब शुरू होती है तो लोग फर्स्ट डे से तुमको रिस्पांस मिलता है। आपको याद होगा कि राज कपूर की फिल्म तुम याद करो, वो हमेशा सस्पेंस क्रिएट करते थे, सेक्स कभी नहीं दिखाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा सेक्स राज कपूर ने दिखाया, लेकिन थोड़ा सा दिखाते थे, लेकिन ईगर से उत्पन्न होती थी और लोग उसके लिए जाते थे। इस प्रकार से आप बड़े पैम्पलेट बना सकते हैं, बड़े होर्डिंग लगा सकते हैं। क्या आप कमर लंबर पेन से ग्रस्त हो, क्या आप माइग्रेन से ग्रस्त हो, क्या आप आर्थराइटिस से ग्रस्त हो, तो जल्दी आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। ऐसे 8, 10, 15 बार ऐसे यदि होता है तो लोग में एक उत्सुकता बनती है कि यार क्या है, कौन आने वाला है। और उसके बाद में फिर आयुर्वेद की सेवा हम आपके शहर में अंडर वन रूप आपकी सेवा में जल्दी आ रहे हैं। और इस प्रकार से यदि हम आगे जाते हैं तो एक प्रकार का माहौल क्रिएट होता है, और हमें प्रैक्टिस डालने के बाद में उसमें उसका काफी अच्छा फायदा होता है। जो आप प्रैक्टिस में है उन सभी वैद्यों को मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारे जितने भी एविडेंस है, जितने भी सक्सेस स्टोरीज है, उनको सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकल्स लिखो। कहीं भी एडवर्टाइज देने के बजाय, पेपर वाले यदि आते हैं एडवर्टाइज दे दो, तो उनको बोलना मुझे एडवर्टाइज नहीं चाहिए, मेरा आर्टिकल पेपर में छपवाओ, भले वो पेड आर्टिकल हो। लेकिन वो आर्टिकल यदि छपता है और तुम्हारा नीचे नाम आता है तो लोग वो पढ़कर तुम्हारे पास आते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे कंप्लेंट है, मुझे भी ये प्रॉब्लम है, मुझे ट्रीटमेंट लेना है। तो तुम्हारी वो एडवर्टाइज के पैसे जो होते हैं, जो फीस होती है, वो एक 15-3 हफ्ते में निकल जाती है। और सिर्फ एडवर्टाइज करते हो, नाम देते तो उससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए लोगों को समझ में आए, लोगों को अच्छा लगे, अपनापन लगे, ऐसे आर्टिकल्स यदि तुम लिखते हैं तो उसका डेफिनेटली फायदा होता है। मैं तो कहता हूँ कि मेरे जितने भी आर्टिकल्स है, मेरी बुक आपको मिलेगी। आज भी बुक पढ़ के कई पेशेंट्स आते हैं कि हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो उसका काफी प्रैक्टिस में सक्सेस में फायदा होता है। अब अगला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ टाउन, यानी मैं प्रैक्टिस कहाँ डालूं। आपकी क्या राय है? यदि आज यहाँ पर 801 वैद्य अवेलेबल है, सुन रहे हैं, यदि मैं आपको पूछता हूँ कि क्या मैंने या हर एक वैद्य ने अपनी प्रैक्टिस नेटिव प्लेस में डालनी चाहिए या दूसरी जगह डालनी चाहिए?
मेरा कहना है कि नेटिव प्लेस में प्रैक्टिस नहीं डालनी है, क्योंकि हमारे गांव में हमें हाफ पैंट से लोग पहचानते हैं। जब हम छोटे होते हाफ पैंट में घूमते हैं तब से लोग हमें देखते हैं, और जब हम बड़ा डॉक्टर होके जब आते हैं अपने गांव में तो लोगों को एक सब छोटा ही समझते रहते हैं, अपने गांव का है, उसे क्या अकल थी, तो ये इधर उधर घूमता था। तो एक रिस्पेक्ट उनके मन में नहीं रहता है, और वो पहचान होने के बावजूद भी विश्वास न होने के कारण वो तुरंत अपने पास कभी ट्रीटमेंट को नहीं आते। और यदि आ भी जाते हैं तो अपना ही है, फीस क्या देनी है, फीस का पूछते भी नहीं है। और यदि मुझ जैसे तुम भी हो स्वभाव के, या मांगना नहीं किसी से, तो वो दवा लेकर सीधे चले जाते हैं और आते रहते हैं, दवा लेकर चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि काफी आर्थिक इकोनॉमिक टूट तुम्हारे प्रैक्टिस में आ जाती है, कोई फायदा नहीं होता है और रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है। और यदि हम दूसरी जगह पे प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो नो डाउट पहचान न होने के कारण थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन जो भी आता है वो विथ रिस्पेक्ट आता है, और जो भी फीस तुम मांगते हो वो फीस तुमको मिलती है। इसलिए यदि पॉसिबल है तो नेटिव प्लेस में प्रैक्टिस नहीं डालनी है। यदि प्रैक्टिस मुझे किसी अलग गांव में डालनी है, या प्रैक्टिस डालने से पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उस गांव का सर्वे करना चाहिए। वहां का पॉपुलेशन कितना है, उस गांव में आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले वैद्य कितने हैं, उस गांव में कौन से व्याधि ज्यादा है, उस गांव की पेइंग कैपेसिटी कैसे है, उस गांव की लोगों की टेस्ट कैसे है, वहां का किराया कितना है, रेंट कितना है। ये इन सब बातों का हमें सोचना, इन बातों का विचार करना चाहिए। अब महाराष्ट्र में ऐसी सिचुएशन है कि एक एक बिल्डिंग में 5-5 पंचकर्म सेंटर्स तुमको दिखाई देंगे। इसलिए महाराष्ट्र में अभी काफी सैचुरेशन हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र में जो भी वैद्य आते हैं तो उनको सेटल होने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं जितने भी नए बच्चे आते हैं उनको एक ही कहता हूँ कि अब स्पेशलिटी लेकर, कोई डिसीज लेकर, या किसी फैकल्टी के स्पेशलिस्ट बनकर यदि तुम लॉन्च होते हैं तो डेफिनेटली पहले दिन से एक एक दो दो करते पेशेंट आगे शुरू हो जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि तुम सुपर कंसल्टेंट के तौर पे पहचाने जाते हो। तो मैं सभी बच्चों को आजकल ये कहते हो कि आउट ऑफ महाराष्ट्र तुम्हें स्काई द लिमिट है, वहां जाओ, थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन जाने का माइंड तुम्हारा, साहस तुम में चाहिए, घर वाले को छोड़ने की या तुम्हारी या इच्छा चाहिए, या घर वालों से दूर रहने का तुम्हारा मन बनना चाहिए। और यदि बनता है तो तुम डेफिनेटली अलग स्टेट में जाके प्रैक्टिस करो। वहां पे काफी, यदि तुम में कॉन्फिडेंस है, और आयुर्वेद में तो आयुर्वेद तो ये सोना ही है, तो डेफिनेटली वहां पे तुम्हारी प्रैक्टिस चल जाती है। ऐसे मैंने कई वैद्य देखे कि जो वापी, सिलवासा, गुजरात या कई जम्मू में, दिल्ली में जाके सेटल हुए हैं और अच्छा खासे कमा रहे हैं, अच्छा खासा प्रैक्टिस वहां पर कर रहे हैं। अब कुछ वैद्य बोलेंगे कि हमारा तो अभी प्रैक्टिस हमने शुरू की है और अब अभी हम कहाँ से गांव, अलग से गांव का विचार करेंगे। तो एक वैद्य मुझे मिले थे कि जो मेरे गांव के नजदीक के गांव में प्रैक्टिस करे थे। उन्होंने कहा कि सर, हमारे गांव में काफी लोग कंजूस है, पेमेंट ही नहीं देते, फीस 100 बोले तो 50 ही टेबल पे रखते हैं, तो प्रैक्टिस ही आगे नहीं बढ़ रही, तो क्या करो। तो मैंने उसको कहा कि एक काम कर ले, तो फीस, उनको कोई पूछता है फीस कितने है तो उनको बोलना मेरी फीस नहीं होती है, मैं सिर्फ दवा के पैसे लेता हूँ। और तू दवा के 200 रुपए लेता है तो तू दवा के 350 रुपए कर दे, 100 रुपए फीस कट कर दे। कोई संयंत्र देने को तैयार नहीं होता है तो उसकी फीस ज्यादा लगती है, तो उनको बस्ती में एडजस्ट कर ले, या वो ट्रीटमेंट, वो फीस कम करके दवा में एडजस्ट कर ले। और एक बार उसको रिजल्ट मिलता है तो दवा, उनको कहना और थोड़ी अच्छी दवा देंगे लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा है। और जो जो पैसे तुम्हारे डूबे हैं वो हंसते खेलते उसके जेब से तुम निकाल सकते हो। और उस प्रकार से उसने जब शुरू किया तो एक 6 महीने के बाद जब मुझे वो मिला था तो उसने कहा सर आपका नुस्खा चल गया, अब मैं बराबर एडजस्ट करता हूँ और बराबर मेरा टारगेट अचीव हो रहा है। तो इस प्रकार से यदि तुम करते हो तो डेफिनेटली उसका फायदा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आत्म परीक्षण, जिसे मैं सेल्फ एग्जामिनेशन कहूंगा। कई वैद्य मिलते हैं कि सर प्रैक्टिस को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, और 6-7 पेशेंट के आगे प्रैक्टिस ही नहीं जाती है। कई एडवर्टाइज देखे देखी, सब देखा, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं आगे बढ़ती है। जब ऐसे आपके साथ भी होता होगा तो हर एक वैद्य को सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। आईने के सामने बैठो या अंतर मन में आंख बंद करके मेरी कहाँ गलती होती है इसके ऊपर तुमको सोचना है। पहली बात ये सोचना है कि तुम जो दवा दे रहे हो उस दवा से पेशेंट को उपशय मिलता है या नहीं मिलता है। यदि नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है, क्यों मैं जो दवा इस्तेमाल कर रहा हूँ वो दवा उस क्वालिटी की है या नहीं, उस स्टैंडर्ड की है या नहीं। यदि उपशय मिलता है और पेशेंट दोबारा नहीं आता है तो शायद उसको मेरी फीस ज्यादा लगती है क्या। यदि दोबारा नहीं आता है
तो मेरे काउंसलिंग में कई गलती होती है क्या, या मैं पेशेंट को अच्छी तरह से समझा नहीं सकता हूँ क्या, ऐसे अनेक अनेक पहलू उसमें होते हैं। या कई मेरे पेशेंट से किसी को तकलीफ होती है क्या, क्यों पेशेंट नहीं आते हैं। तो इसके ऊपर हमें स्टडी करना चाहिए, एग्जामिनेशन करना चाहिए। यदि हम प्रकृति परीक्षण से चिकित्सा करते तो उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। मैंने एक नासिक जिले में एक भैया बाबा करके एक वैद्य थे, अनएजुकेटेड थे, चौथी पास थे, लेकिन वो एक बड़े कंपनी में थे, वहां से उनको निकाल दिया और एक खेड़े में आके उन्होंने अपनी नाड़ी परीक्षा से आयुर्वेद चिकित्सा शुरू की। अब अनपढ़ होने के बावजूद भी उनका दिमाग देखो कि उन्होंने उस समय ये एडवर्टाइज कर दी कि मुफ्त, नो कंसल्टेशन, फ्री चिकित्सा, सिर्फ दवा के चार्जेस। और उस व्यक्ति की नाड़ी परीक्षा, आज भी मैं मानता हूं, उनको सलाम करता हूं कि उनकी नाड़ी परीक्षा अच्छी थी, लेकिन उनकी चिकित्सा पद्धति 100% रॉन्ग थी। यदि कोई पेशेंट उनके पास जाता था और उनको तकलीफ होती तो जितने भी दवा है वो सब दवा का मटका पद्धति उसको बोलते कि सब भी इकट्ठा करके उसको देता था। एक दिन एक पुलिस कांस्टेबल उसके बीवी को लेके मेरे पास 89 में आया था। उसको वो पित्त प्रकृति का और उसको अस्थमा था। मैंने उनको कहा इनको पित्त प्रकृति, ऑलरेडी इनको अम्ल पित्त की शिकायत है, उल्टियां भी होती है, तो इनका यदि हम वमन करवाते हैं वसंत ऋतु में तो वमन करने के बाद में उनका अच्छा फायदा होगा। मैं भी नया था, उनको वो बात हजम नहीं हुई, दोबारा मेरे पास आए नहीं। लेकिन एक दिन एक लोकल फिजिशियन का मुझे फोन आया कि ऐसा ऐसे एक पेशेंट है, उसने आयुर्वेदिक दवा ली और वो अनकॉन्शियस हुई है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू देख ले। उन्होंने मेरे पास भेजे तो वही पुलिस कांस्टेबल उनको बीवी को उठा के मेरे पास लेकर आए। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा हम उस बाबा के पास गए थे, उन्होंने दवा दिया और उन्होंने आज दवा ली और वो चक्कर आके गिर गया, अनकॉन्शियस हो गए। वो जो दवा थी उनके छोटे से नोटबुक पे वो लिख के देते थे। अब वो पित्त प्रकृति की महिला थी और उसको अस्थमा था, तो उसको मल्ल सिंदूर, रस सिंदूर, श्वास कोटा रस, तालिसादी चूर्ण, पिपल्ली चूर्ण, उसमें 64 प्रहर पिपल्ली चूर्ण, श्रृंग, ये कॉम्बिनेशन उसने शहद में अदरक स्वरस में लेने के लिए कहा था। साथ में कनकासो दिया था और श्वास का चिंतामणि, ये भी उस समय जो वैद्यनाथ की आती थी उसने दी थी। तो उस दिन उसने खाली पेट वो ले ली, पित्त का प्रकोप हो गया और वो सिंकोपल अटैक में चली गई। तो मैंने कहा इसीलिए मैंने आपको कहा था। तो उसने कहा वो मैं फेंक देता हूँ, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, आप उसको ट्रीट करो। तो इन लोगों के बारे में ये होता है कि इनकी निगेटिविटी कभी मार्केट में नहीं जाती है। ये जो बाबा लोग होते हैं, यदि इस पेशेंट को तकलीफ हुई, उसको मैंने कहा कि जाके उनको बताओ, उन्होंने कहा जान दो, छोड़ो, वो कहा सीखा हुआ है, मैंने फेंक देता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यदि उसको वहां पर कफ प्रकृति की रहती है और उसने ये दवा ली होती तो डेफिनेटली उसको अस्थमा में अच्छा फायदा हो जाता है। और 10 लोगों को कहता है मैं वहां जाके, वो फीस नहीं लेते, सिर्फ दवा के पैसे लेते हैं और मेरी बीवी एकदम ठीक हो गई। तो पॉजिटिविटी ज्यादा फैलती है, निगेटिविटी नहीं फैलती। हम वैद्यों के बारे में वैसा नहीं है। यदि मेरे पास किसी पेशेंट को ऐसे हो जाता है तो डायरेक्ट पेशेंट ये कहेगा कि उनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से उसको रिएक्शन आ गई और आयुर्वेद के नाम पे एक क्रॉस आ जाता है। एलोपैथ के बारे में हम यदि सोचते हैं किसी डॉक्टर के पास फर्क नहीं पड़ता है तो वो 1000 डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन एलोपैथी बंद नहीं करेगा। लेकिन हम आयुर्वेद वालों को बारे में एक दुर्भाग्य है कि यदि मुझसे फर्क नहीं होता है तो वो ये कहता है कि मैंने आयुर्वेद ले ली लेकिन फायदा नहीं हुआ, यानी मानो आयुर्वेद में मैं अकेला वैद्य हूँ। तो ये हमारे बारे में होता है, इसलिए इसके बारे में हमें अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, अच्छी तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए कि पेशेंट को मेरे ट्रीटमेंट से तकलीफ ना हो, ये सबसे पहले फर्क होता है। और जो फायदा होगा वो 100% फायदा होता है। इसलिए प्रकृति परीक्षण से यदि तुम करते हो, कम दवाई देते हो, पेशेंट के कन्वीनियंस के अनुसार तुम दवा देते हो, महंगी अफोर्डेबल दवा देते हो, तो डेफिनेटली उनमें सक्सेस मिलता है। इसलिए कड़वी दवा या ज्यादा महंगी दवा और ज्यादा संख्या में यदि दवा देते हो तो डेफिनेटली तुम्हारी प्रैक्टिस कम होती है। कन्वीनियंस ये देखना बड़ा जरूरी होता है। मेरे पास जितने भी आज तक वैद्य आए सभी ने देखा होगा कि मैं किसी को भी अनुपान नहीं बताता हूँ, ना तो गर्म पानी से लेना है या ना तो शहद में लेना है, किसी को भी परहेज नहीं बताता हूँ। क्योंकि यदि मैं किसी को कहता हूँ कि शहद में लेना है, रात को गर्म पानी के साथ में लेना है, वो पहले 5-6 दिन तक गर्म पानी से लेता है और एक आध दिन उसको कंटाला आ जाता है, वो कहता है जान तो गर्म पानी कंटाला आ गया, वो दवाई नहीं लेता। उसके बजाय यदि वो ठंडे पानी से भी लेता है तो फर्क थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन रेगुलर हो लेगा और फायदा उसको हो जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि आपने देखा होगा, मैं कभी भी असावरिष्ट मेरे प्रैक्टिस में नहीं है। भुनिमादिकात, पथ्यादिकात, जीरकादिष्ट,
और ज्यादा से ज्यादा सारस होता रिष्ट, बस ये 4-5 आंसुओं से ज्यादा मैं नहीं लिखता हूँ। यदि कोई लड़की आती है, महिला आती है, पित्त प्रकृति है और उसको पता है कि भ्रूणिमादी या पथ्यादिक वात से उसको फर्क पड़ने वाला है, लेकिन कड़वा होने के कड़वा होने के कारण मैं कभी भी उनको नहीं देता। मैं सिरप लिख देता हूँ, सिरप डिवासिड लिखूंगा या एक्टिव एंटासिड लिखूंगा या हिमकोसिड लिखूंगा या आम्ल पित्त मिश्रण लिखूंगा। तो ये सिरप भेज देता हूँ और एक बार वो उसका विश्वास आने के बाद फिर एक दिन बोलना, थोड़ी कड़वी दवा देता हूँ, उससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो उसका माइंड बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ कड़वी दवा है। लेकिन जब वो लेती है तो उसको पता चलता है इतनी कुछ कड़वी नहीं, तो आराम से लेती है। यदि पहले ही दिन मैं उसको कड़वी दवा दे दूंगा तो दोबारा वो आएगी नहीं। या चूर्ण है, हमने शुरुआत में कई पेशेंट, आज कई वैद्यों ने चूर्ण देना ही बंद किया है। लेकिन चूर्ण यदि तुम नहीं देते हो, सिर्फ टैबलेट देते हो, फिर 5 प्रकार के दे दो, 6 प्रकार के दे दो, ज्यादा पैसे तुम चार्ज नहीं कर पाते। इसलिए चूर्ण कॉम्बिनेशन देना है, और वो देने के कारण तुम ये बोल सकते कि उसमें काफी महंगी भस्म हमने मिला है तो इसके चार्जेस इतने होते हैं, उसको कोई आर्गुमेंट नहीं करता है। इसलिए चूर्ण तो देना है, लेकिन लेने में कन्वीनियंसी किस प्रकार से हो। शुरुआत में हम मिल्क पाउडर उसमें मिलाते थे, जिसके कारण लेने में वो मीठा लगता था। आजकल कोई भी पेशेंट हो, उसके मिश्रण में एसटी मधु चूर्ण हम मिलाते ही मिलाते हैं, ताकि लेने में उसको थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है। और फिर एक बार आदत पड़ने के बाद यदि पेशेंट कोई बोलता है कि सर चूर्ण नहीं देना है, तो उसको लेने का तरीका बोलना है। पानी में घोल के नहीं पीना है, मुंह खोलो, उसमें आधा चम्मच चूर्ण डालो, मुंह खुला ही रखो। यदि मुंह मिटते है तो ठसका आता है, तो पानी मिक्स करो, मिक्स करके गिट लो, टेस्ट नहीं पता चलती। और ये भी हम कह सकते हैं कि तुम मीठा खाते हो, खट्टा खाते हो, आम्ल रस लेते हो, तुरट रस लेते हो, लेकिन कड़वा कुछ लेते हो, पेशेंट कहता है नहीं, इसलिए कड़वा रस लेना जरूरी होता है, क्योंकि कड़वा रस सभी रस का एंटीडोट होता है। ये यदि तुम समझाते हो तो पेशेंट का माइंड बन जाता है और वो आराम से वो दवा लेता है। तो इस प्रकार से कम दवा में, ज्यादा महंगी दवा न देते हुए सस्ती दवा में, और थोड़ी दवा देना है, 2 या 3 गोली पतली दवा पाउडर, बस इतना ही चाहिए। 10-10 प्रकार की गोली तुम देंगे, सुबह खाने से पहले, खाने के मध्य में, खाने के बाद में, तो इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट तुम करते हो तो पेशेंट ज्यादा दिन ये ट्रीटमेंट लेता नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, शायद इसमें काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये पेशेंट साइकोलॉजी। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं सबको मैंने हर बार कहा है कि पहले पेशेंट की साइकोलॉजी कैच करो। यदि साइकोलॉजी तुम कैच करते हो तो पेशेंट परमानेंट तुम्हारा बन जाता है। मैंने शुरुआत में आपको कहा है कि आप काफी भाग्यवान हो, क्योंकि आज पेशेंट तुम्हारे पास यदि आता है तो गूगल पे डायरेक्ट डायग्नोसिस करके आता है। हमारे पास पेशेंट डायरेक्ट डायग्नोसिस करके आता है और कहता है सर रक्तमोक्षण करना है, सर बस्ती लेना है। तो ये मैं क्रेडिटेबल फील करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ कि इतना आयुर्वेद हमने यहाँ पर लोगों में इम्प्लांट किया, लोगों में हर घर घर तक पहुंचाया है। हमारे जमाने में जब मैंने 88 में प्रैक्टिस शुरू की थी तो पेशेंट आने के बाद क्या होता है पूछने पे वो सिर्फ हाथ आगे करता था और कहता था नाड़ी देख के बताओ। सही में मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूँ कि उस समय भी मुझे नाड़ी का ज्ञान नहीं था और आज भी इतना नहीं है। और उस समय जो 4-5 पेशेंट आने वाले थे और उसमें यदि मैं कहता कि मुझे नाड़ी परीक्षा नहीं आती, नाड़ी विज्ञान नहीं आता है, तो वो पेशेंट चले जाते और शायद आज मैं इस स्टेज पर नहीं होता। तो फिर क्या करता मैं, तो फिर उनकी नाड़ी देखना है और नाड़ी देख के बोलना है आपको कमर में दर्द है, तो तुरंत बोलता कमर में तो दर्द नहीं है। तो फिर आजकल कॉन्स्टिपेशन उस समय भी कॉमन था, तो आपको पेट साफ नहीं होता है, तो तुरंत हाँ हाँ पेट साफ नहीं होता, और फिर वो आगे शुरू हो जाता था। कई पेशेंट ऐसे रहते थे कि वो कहते थे कि नहीं पेट तो साफ होता है। फिर मैं कहता था कितनी बार जाता हूँ, वो कहता था कि 3-4 बार जाता हूँ। तो फिर मैं उनको तुरंत कहता था कि मॉर्निंग टू मॉर्निंग उसको पेट साफ कहते हैं, 3-4 बार जाते हो यानी तुम्हारा पेट साफ नहीं होता है। इसलिए मैं पेट जस्ट टोनिंग करो, उसको कहना है कि आत्मा ने आपको पेट साफ नहीं होता, और फिर आगे के कंप्लेंट वो खुद के खुद बताता था। इसलिए आप लोगों को पेशेंट ने एंटर करने से बैठने तक, यानी जब वो आता है तो किस प्रकार से आ रहा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका शरीर यष्टि कैसे है, बाल कौन से, कपाल कौन सा है, आंख, नासा, ओष्ठ, मुस्टैक, उसका चीन कैसे है, वो किस प्रकार से बात कर रहा है, ये करीबन 10-15 बात तुम्हारे सामने माइंड में तुरंत क्लिक हो जाती है कि इसकी प्रकृति कौन सी है। और फिर उस प्रकृति के हिसाब से तुम यदि क्वेश्चन पूछते हो तो आगे वो बोलना शुरू कर देता है और वो इंप्रेस हो जाता है। कई लड़कियां आती है सामने, आने के बाद तो लड़कियां शक्ल से ही पता चलती है पित्त प्रकृति की है। यदि पिंपल्स है तो आने के बाद तुरंत तुम पूछ सकते हो कब से है पिंपल्स है,
तो वो कहती इतने इतने दिन से। अचार कितना खाती हो? वो कहती थोड़ा ही खाती हो। नहीं, वो कहती है कि खाती है, तो तुरंत कहना खाती है पता है, लेकिन कितना खाती है? रोज खाती है? वो कहते हैं रोज खाती है। तो फिर बोलना नाक तो तेरे गुस्सा गुस्सा तो तेरे नाक के नोक पे होगा। तो उसके माँ या कोई साथ में तो तुरंत कहते हैं हाँ सर बहुत गुस्सा करती है। तो इससे उनका एक इंप्रेशन तुम्हारा बन जाता है। तो कई बार ऐसे पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर तुम भविष्य भी जानते हो क्या? क्योंकि शक्ल से ही पता चलता है। यदि लड़की है या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के लिए आती है तो उसके यह जो जॉइंट होते हैं यहाँ पे ब्लैकिश होता है। जिनको चिकन पॉक्स बचपन में हुआ है, जस्ट हाथ देखने के लिए बोलो तो चिकन पॉक्स कब हुआ है तो तुरंत कहती है हाँ बचपन में हुआ था। तो माँ बेटी एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कैसे क्या पहचाना? तो होता है, कई कहते हैं कि नहीं हुआ है। तो तुरंत हम कहते हैं कि बचपन का तुझे कहाँ याद है, माँ को पूछो। वो फोन करके पूछते और कहते हाँ सर हुआ था। यानी वहां पे इंप्रेशन तुम बना सकते हो। या कोई बूढ़ा है, उसको टेबल पे लेटने के लिए कहते हो, जब वो टेबल पे लेटने जाता है तो जैसे ही एक स्टेप चढ़ेगा तो चेहरे पे थोड़ी भी सिकन जाती है तो समझ लेना उसको घुटनों में दर्द है। और लेटते लेटते देखना है कमर में दर्द है तो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। फिर नाड़ी पकड़ के तुम कह सकते हो कब से घुटनों में दर्द है, कब से कमर में दर्द है। तो इस प्रकार का इंप्रेशन साइकोलॉजी तुम कैच करते हैं तो एक प्रकार का भरोसा उस पेशेंट का तुम पे हो जाता है। मैं तो हमेशा कहते आया हूँ कि हमारे बीएमएस हम लोग बॉर्न गोल्डन स्पून बॉर्न विथ गोल्डन स्पून नहीं है, हम बॉर्न विथ स्ट्रगल है, स्ट्रगल लाइफ से है। और मैंने खुद के बारे में एक एक्सपीरियंस, मैंने एक ट्रू स्टोरी है कि जो यही स्टोरी मैंने कई लोगों के मुंह से उनके साथ होते हुए मैंने सुनी है। लेकिन ये मैंने मेरे कॉलेज लाइफ में देखी है। जबकि मैं 3rd ईयर बीएमएस में था, मेरा रूम पार्टनर जो था वो फाइनल ईयर बीएमएस में था। वो जिस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए जाता था वहाँ पे कुछ एमबीबीएस के लड़के थे। एक एमबीबीएस, एक डिप्लोमा आर्थोपेडिक कर रहा था, एक फिजिशियन के लिए एंट्रेंस दे रहा था। ऐसे वो डॉक्टर उनके एक फ्रेंड थे। और तो नासिक में एक मेन रोड है, जो एक फेमस मेन रोड है, वहाँ पे सब कॉलेज स्टूडेंट शाम के टाइम में वहाँ इकट्ठे होते थे। तो उस दिन मेरा रूम पार्टनर बोला चल मेरे साथ, मेरे फ्रेंड भी आने वाले, तेरी पहचान करा देता हूँ। और हम मेन रोड पे जाके खड़े हो गए। वो तीनों भी डॉक्टर्स आए थे, उनमें एक आर्थो कर रहा था डिप्लोमा, एक एमडी की पीजी कर रहा था और एक एमबीबीएस फाइनल ईयर में था। तो उन्होंने पहचान कर दी और चारों, मेरा पार्टनर और वो चारों गपशप कर रहे थे। और जैसे ही दूर से उनको भीड़ में 2 लड़कियां बात करते हुए आते दिखाई दी। अब लड़कियां सुंदर थी तो सबके ध्यान उधर चला गया। तो जो आर्थो कर रहा था उसने तुरंत कहा, उनमें एक लड़की लंगड़ाती आ रही थी। तो एक ने तुरंत कहा कि आर्थो वाला जो था उसने कहा सी द केस ऑफ प्लम्बर साइटिका, साइटिका की केस है। तो जो पीजी का तैयारी कर रहा था उसने कहा नहीं नहीं, आई थिंक केस ऑफ लंबैगो। और फिर जो एमबीबीएस फाइनल ईयर में था उसने कहा कि नहीं, मेरे हिसाब से पाँव में उसको कहीं ना कहीं जख्म है, व्रण है, वुंड है, इसलिए वो लंगड़ाती चल रही है। तो फिर ये तीनों जो थे, आपने देखा होगा कि जितने भी मॉडर्न स्टूडेंट्स डॉक्टर्स है वो काफी सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है। तो उन्होंने मेरा जो पार्टनर था उसके तरफ देख के बोला तुमको तो कुछ आता नहीं होगा, आयुर्वेद में तो कुछ ऐसा नहीं होता होगा, तुझे क्या लगता है? उसने थोड़ा सा देखा और उसने एक ही कहा कि मेरे हिसाब से उसको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। वो तीनों ने भी एक उपहासात्मक हंसी दे दी। और जैसे वो लड़कियां नजदीक आके गए और हमें क्रॉस करके चली गई तो हम चारों भी हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उस लड़की के चप्पल का अंगूठा टूटा हुआ था और इसलिए वो घींचते घींचते उसको लेकर चली थी। तो ये तीनों एकदम शॉक हो गया। और वो मेरे पार्टनर के साथ में उन्होंने कहा कि यार तेरा डायग्नोसिस बराबर निकला, तूने कैसे क्या पहचाना? तो उसने थोड़ा सा फिर तुरंत वो भी शाइन में आ गया। उसने कहा हम लोग ग्रास रूट का सोचते हैं, तुम लोग ऊपर का सोचते हैं, हम नीचे से ऊपर तक जाते हैं। तो उसने एक ही कहा कि सिंपल बात थी, यदि उसको कोई पाँव में दर्द होता या कमर में दर्द होता या साइटिका होती है तो वो उतनी हंसी मजाक के साथ उसके फ्रेंड के साथ में बात करती नहीं चलती, वो सिर्फ हाँ ना में बोल सकती थी या उसका चेहरे पे सिकंज आती रहती थी। मैंने यही नोट किया कि वो इतनी हंसी मजाक से जा रहे, डेफिनेटली उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का थिंकिंग पावर ये बेसिक रूट से होता है, इसलिए हम लोग कभी भी प्रैक्टिस में अनसक्सेसफुल नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी बीएमएस के सामने कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर जनरल प्रैक्टिस में कभी भी उतरता नहीं, कभी भी सक्सेस नहीं होता है। इसलिए जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो पीजी की तरफ भागते हैं। और कोई भी बीएमएस डॉक्टर जनरल प्रैक्टिस में कभी भी अनसक्सेस होते हुए मैंने नहीं देखा है। उसका कारण ये ग्रास रूट थिंक का होता है। तो इस प्रकार से तुम भी कॉन्फिडेंट रहो
और अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको हमेशा हाई लेवल पे बरकरार रखो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आत्मविश्वास, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। मेरा खुद पे, मेरे शास्त्र पे, मेरे औषधि दवाइयों पर, मेरे पंचकर्म चिकित्सा पर विश्वास होना जरूरी है। यदि मेरा स्वयं पे विश्वास नहीं, मेरे शास्त्र पे विश्वास नहीं है, तो मैं किसी को कॉन्फिडेंटली कोई बात नहीं बता सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है 1993 में शिरडी के एक 3 स्टार होटल से एक उनका जनरल मैनेजर मेरे पास निद्रा नाश की चिकित्सा के लिए आया था। उसे एक वहाँ के जनरल प्रैक्टिशनर ने मेरे पास रेफर किया था, और आने के बाद में मैंने वीकली 2 बार उसका जटामांसी, मुस्ता, ब्राह्मी, माका, आंवला सिद्ध तेल से शिरोधारा शुरू कर ली। पादाभंग के लिए एक तेल बना के दे दिया, नस्य घृत नस्य दे दिया, शंख पुष्पी सिरप, जटामांसी घनवटी और कुछ मेद्य दवा उसको उस समय दे दी। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, और 4 शिरोधारा के उपरांत जब मैंने उसे पूछा कि अब कितनी नींद आ रही है, कितना फायदा हो रहा है, तो उसने तुरंत कहा कि मुझे बिल्कुल फायदा नहीं है। हमेशा ये ध्यान में रखो कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो तुरंत मैंने कहा इट इज पॉसिबल। लोग तो शिरोधारा करते करते सोते हैं, और कई बार मैंने भी देखा आप भी थोड़ा सा नींद में चले जाते हो और आप कहते हो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा है। जैसे मैंने अटैक से बोला वैसे एकदम वो बैक में चला गया, और उसने कहा कि शायद मेरा बैड लक होगा कि मुझे फायदा नहीं हुआ, लेकिन सॉरी, शायद मेरा बैड लक होगा इसलिए मुझे फायदा नहीं हुआ। और फिर वो अगली दवा लेकर चला गया, दोबारा नहीं आया। लेकिन एक दिन जिस जनरल प्रैक्टिशनर ने उसे मेरे पास भेजा था वो मुझे मिला था, और मिलने के बाद उसमें एक ही कहा कि अरे रामदास, वो पेशेंट आया तो उसको फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन ही वॉज वेरी इम्प्रेस, तुम पे वो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा किस बात के लिए? उसने कहा कि उन्होंने जो ट्रीटमेंट दी, वो जो कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लगा, शायद मेरा ही बैड लक था कि मुझे फायदा नहीं हुआ। तो उस समय मैंने उसको पूछा यार उसको फायदा क्यों नहीं हुआ? तो उसने कहा अरे वो मैरिड है, उसकी फैमिली कोलकाता में रहती है, वो यहाँ रहता है, और उस होटल में सब फिल्म एक्ट्रेस बाबा के दर्शन के लिए जो आते थे उस होटल में रहते थे, और फिल्म एक्ट्रेस को देखने के कारण उसकी रात खराब हो जाती थी, उसको नींद नहीं आती थी। सिंपल हेतु उसके पीछे था। यानी कभी भी यदि हिस्ट्री लेनी है तो ये बातों के इतने डीप तक जाना चाहिए। बाद में जब उसकी फैमिली आई और वो सेटल हो गया, और एक दिन मुझे एक फंक्शन में मिला, तब उसने कहा था सर आई एम ओके नाउ। तो इस प्रकार से होता है। हम जो पंचकर्म करते हैं उस पंचकर्म के व्यापक क्या होते हैं और उस व्यापक को किस प्रकार से हैंडल करना है, इसके बारे में भी वेबिनार में मेरा पंचकर्म व्यापक पे एक व्याख्यान हुआ था। उस संस्था के प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे या मेरे www.ayur.site.com पे भी ये व्याख्यान आपको मिल सकते हैं। तो उसमें ये मैंने बताया था। और वो कर्म यदि वो व्यापक यदि तुम ट्रीट कर सकते हो तो सही मायनों में तुम पंचकर्म तज्ञ कहलाते हो। नहीं तो यदि कॉम्प्लिकेशन आए और फिर मॉडर्न डॉक्टर के पास भेज देते हो तो शास्त्र बदनाम होता है। और इस प्रकार से ये कॉन्फिडेंस तुम में आता है तो तुम यदि कोई भी व्यापक होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उस समय उस सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम बन जाते हो। 2001 की मैं केस बताना चाहूंगा। ये केस मैंने रक्तमोक्षण में बताई हुई, फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ। 2001 में यहाँ के एक तलाटी जो कि पित्त प्रकृति के थे, तंबाकू का उनको व्यसन था, दिन में 15-20 कप चाय पीते थे, मुफ्त में भेल या आलू वड़ा मिलता था, मुफ्त में खा मिलता था, इसलिए 5-5, 6-6 खाते थे। तो 2001 में एक दोपहर के समय मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि सर मुझे आंखों की ट्रीटमेंट करनी है। मेरे गांव में ही डॉक्टर आवाड़ एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, मैंने कहा उनका दवाखाना बस स्टैंड के नजदीक है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करनी है। मैंने उनको पूछा क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा मुझे इस आंखों से, राइट आंख से डबल विजन दिखती है, डिप्लोपिया उसको कहते हैं, मुझे डिप्लोपिया हुआ है। जब उनकी हिस्ट्री ली तो वो पित्त प्रकृति के थे। एक दिन रात को 2-3 बजे तक जागना हुआ और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर उनको धूप में जाना पड़ा। दिन में 5 आलू वड़ा खाने हुए, तंबाकू भी खाते थे, चाय भी काफी हुई थी, और 3-3:30 बजे सीवियर हेडेक शुरू हुआ और उनका उस आंखों का देखना बंद हो गया। डॉक्टर के पास गए, फायदा नहीं हुआ, फिर पूना चले गया और फिर प्रेडनिसोलोन सबसे आज तक वो ले रहे थे, उससे हेडेक कम हुआ था, दिखना शुरू हुआ था, लेकिन डिप्लोपिया डबल विजन उनमें थी और ये कम नहीं हो रहा था। तो ये पित्त प्रकोप के कारण भ्राजक पित्त की दृष्टि होती है। तो मैंने कहा यदि हम जुगुलर वेन से रक्तमोक्षण करते तो आपको फायदा होगा। तो वो डर गए, उन्होंने कहा वो नहीं मैं करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है फिर हम लीच लगाते हैं। तो लीच के लिए वो तैयार हो गए। तो मैंने 3 लीच यहाँ पे उनको लगा दिए थे
और लीच लगा के मैं पेशेंट चेक कर रहा था, तो आधे घंटे के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। जनरली ऐसा होता है कि लीच गिरने के बाद पेशेंट चिल्लाता है, तो तुरंत मैं अंदर जाके देखा तो तीनों लीच वैसे के वैसे थे। मुझे थोड़ा गुस्सा आया, मैंने गुस्से में उनको पूछा लीच तो है, क्यों चिल्लाई इतने जोर जोर से? तो वो हंसते हुए कहा, डॉक्टर साहब आप मुझे एक ही दिखते हो। यानी उसका डिप्लोपिया, जैसे जैसे उस लीच ने ब्लड आचूषण किया वैसे उसको विजन क्लियर होते गया, और वो उसका डिप्लोपिया सिर्फ रक्तमोक्षण के कारण, जलोका ने जो रक्तमोक्षण किया था उसके कारण ठीक हुआ था। तो वो पेशेंट 6 दिन की दवा के बाद में 100% ठीक हुआ, और एक दिन आने कर मुझे मिला भी। उसने कहा सर मैंने पूना बॉम्बे में ट्रीटमेंट ली, लेकिन वहां फर्क नहीं पड़ा जो कोपरगांव जैसे छोटे से गांव में पड़ा, और वो भी आप जैसे छोटे से डॉक्टर के पास से मुझे फर्क पड़ा, और आपको देख के लगता नहीं कि आप इतने होशियार होंगे। तो वही पेशेंट 2013 में सेम कंप्लेंट लेके शाम के समय मेरे अस्पताल में आया, जो नया अस्पताल है वहां पे आ गया। और आने के बाद उसने कहा सर सेम 2001 में जैसे हुआ वैसे हुआ, मुझे डबल दिख रहा है और काफी हेडेक भी हो रहा है। तो मैंने कहा ब्लीच वगैरह मैं नहीं लगाता, उतना टाइम नहीं मेरे पास, जुगुलर रक्तमोक्षण करना पड़ेगा। उसने कहा सर करूंगा। स्टूडेंट को मैंने कहा बीपी चेक करके पोजीशन दे दो, और जाकर मैंने राइट जुगुलर वेन से रक्तमोक्षण कर लिया। और आधे घंटे के बाद उत्तर बस्ती के लिए मैं अंदर जा रहा, तो जनरल वार्ड रूम में एक कॉट पे सर को हाथ लगाए हुए वो बैठे थे। मैंने कहा आप गए नहीं क्या अब तक? तो उन्होंने कहा सर मेरा सर दर्द और बढ़ गया। तो मैंने कहा रक्त धातु क्षयजन्य वात प्रकोप हो सकता है, तो आप घर जाके 2 या 3 बूंद नाक में देसी घी डाल दो, बंद हो जाएगा, दवा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और रात को जब मैं घर आया खाना खाने के बाद में 10 बजे उसके साले का मुझे फोन आया, और काफी रूड लैंग्वेज में, काफी रफ लैंग्वेज में उसने मेरे से बात की, मुझसे बात की। और उसने कहा कि मेरे जीजा जी आपके पास आए थे। मैंने कहा कौन, नाम बताया। मैंने कहा आए थे। आपने क्या गले में से खून निकाला? मैंने कहा हाँ निकाला, पहले भी निकालता हूँ, हर रोज निकालता हूँ। तो उन्होंने कहा वो करने के बाद उनका दिखना ही बंद हो गया, ऐसे कभी ट्रीटमेंट करते हो क्या? मैं आपको ये करूंगा वो करूंगा। मैंने कहा ऐसे इससे कभी नहीं होता है, आप एक काम करो कल लेकर आ जाइए, मैं देखता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे। और दूसरी बात 2001 में उनको ये प्रॉब्लम था, आयुर्वेदिक चिकित्सा से कम 12 साल उनको अच्छी विजन मिला है। ज्यादा बात नहीं करना, कल आके मिलना है। दूसरे दिन सुबह से मैं थोड़ा सा, नेचुरल था कि थोड़ा सा डर तो बना रहता है। मैं भी दिन भर उनकी राह देखी, पेशेंट के बीच में याद नहीं आई, आए नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, उसके बाद में मैं उनको भूल गया। लेकिन एक 5-6 महीने के बाद में शाम को 5:30 बजे सीटी कैमरे में वो दोनों मियाँ भी बाहर वेटिंग में आकर बैठे हुए मुझे दिखाई दिए। तो थोड़ा सा पल्स रेट बढ़ा, लेकिन बाद में देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि वो सब पेशेंट को कहते थे तुम जाओ तुम जाओ। और 8:30 बजे अंत में वो अंदर आए, और आने के बाद डायरेक्ट उसने मेरे पाँव पकड़े। तो मैंने उनको उठा, मैंने कहा आप पाँव क्यों पकड़ रहे? तो उन्होंने कहा सर आपसे माफी मांगनी है। मैंने कहा क्यों माफी मांगनी है? नहीं बोले उस दिन। मैंने कहा ये पहले बताओ कि आपका आगे क्या हुआ? उन्होंने कहा सर कुछ नहीं, दूसरे दिन जब मैं उठा तो मेरे विजन क्लियर थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा फिर तुरंत मुझे क्यों नहीं बताया आपने? क्योंकि उसके बाद में कई दिनों तक मैं टेंशन लेके जी रहा था। उन्होंने कहा सर ने किस मुंह से मैं आपसे बात करता, क्योंकि मेरे साले ने आपसे इस प्रकार से गलत बात की थी, मुझे लगा आपसे यदि बताऊंगा तो आप मुझ पे गुस्सा हो जाएगा, इसलिए मेरा साहस नहीं हो रहा था, डेयरिंग नहीं हो रहा था। तो तुरंत मैंने कहा आप पाँव नहीं पड़ना है, उस साले को मेरे सामने पहले लाओ, क्योंकि उस साले से मुझे बात करनी है। और जितने भी स्टूडेंट्स खड़े थे 8-10, सबके तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा कि यदि इनके साथ ऐसे लाइफ में होता था, यदि होता तो ये जिंदगी में कभी रक्तमोक्षण नहीं, जुगुलर तो छोड़ो, कोई रक्तमोक्षण भी नहीं करते। लेकिन मुझे पता था कि ऐसा उससे नहीं होता है, और इसलिए उस कॉन्फिडेंटली मैंने बात की थी। उस समय रात को भी मैंने एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से बात की थी फोन पे, उनको मैंने कहा ऐसा ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कहा सर शायद इंट्राऑक्यूलर ब्लीडिंग हुआ होगा। मैंने उनको कहा सर हम जुगुलर से ब्लड निकालते हैं, उल्टा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर उससे कम होगा, रिलीज होगा, बढ़ेगा नहीं कभी। तो उन्होंने कहा फंडोस्कोपी करके देखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है कल देखते, लेकिन वो दोबारा आए नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि सर मैं उसको कहता हूँ। मैंने कहा तुमको 5-6 साल के बाद में शायद ये प्रॉब्लम फिर से होगी, क्योंकि तुम तम्बाकू खाना छोड़ते नहीं हो, और तब साले को लाए बगैर मैं आपको हाथ लगाऊंगा नहीं, आपको ट्रीटमेंट दूंगा नहीं। यानी इन शॉर्ट मुझे उस रक्त मोक्षण पे, उसके व्यापक पे मुझे कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने उस कॉन्फिडेंस से उनसे बात की। नहीं तो फिर यदि मैं उस समय डर जाता, घबरा जाता, तो शायद उसका गलत इस्तेमाल उसके साले ने किया होता। वैसे ही मेरा एक स्टूडेंट, एक दिन मैं नासिक एक हॉस्पिटल के ओपनिंग के लिए जा रहा था, उसका दोपहर के समय फोन आया, सर एक प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा सर एक लंबस स्पॉन्डिलोसिस की लेडी थी, बूढ़ी थी,
तो उसको मैंने, आप जैसे तिक्तक्षीर बस्ती चलाते वैसे मैंने तिक्तक्षीर बस्ती शुरू किया। तो उसका लड़का आ जाए तो उसने कहा वो बस्ती के कारण उनको पैरालिसिस हो गया, लकवा आ गया, तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। तो सर क्या करूं? मैंने कहा पागल, तिक्तक्षीर बस्ती से कभी पैरालिसिस होता है क्या? तो आने के बाद उसको कहना तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना है, कंप्लेन लिखवानी है। क्योंकि पैरालिसिस से कभी भी तिक्तक्षीर बस्ती से कभी भी पैरालिसिस नहीं होता है। उल्टा बस्ती था इसलिए जो भी अटैक आया होगा उसको माइल्ड आया होगा, यदि बस्ती नहीं होता तो उनको सीवियर अटैक आ जाता। और 5-6 दिन के बाद में उसका फोन आया, सर वो आया था, मैंने उसको कहा चल तू पुलिस स्टेशन जाएंगे, तू धमकी दे रहा है, मैं तुझे कंप्लेंट करनी है, तो वो भाग के चला गया। और जब उसने इंक्वायरी की तो पता चला कि उस बूढ़ी को कुछ भी नहीं हुआ था। वो जो उसका लड़का था वो बेवड़ा था, अल्कोहल के लिए पैसे मिल नहीं थे, इसलिए इनको डरा के वो ब्लैकमेलिंग करना चाहता था। तो इस प्रकार से आपके साथ में भी हो सकता है। तब यदि तुम कॉन्फिडेंट रहते हो, अटैकिंग द बेस्ट डिपेंड, सिचुएशन के अनुसार स्टांस लेते हो, तो वो सिचुएशन तुम इजीली हैंडल कर सकते हो। और आयुर्वेद तो ऐसे है कि हर एक सवाल का जवाब हमारे पास है, आयुर्वेद वालों के पास है। कई बार ऐसे होता है कि स्किन डिसीज के पेशेंट हो या आर्थराइटिस के हो या अस्थमा के हो, तो अचानक पेन बढ़ जाते हैं। सभी ने देखा होगा जो रह चुके कोपर गांव में, कि यदि किसी को तकलीफ होती है तो पहला मेरा सवाल रहता है कि कल क्या खाया। लोग इजीली बोल देते सब्जी रोटी खाई, तो सब्जी रोटी तो सब खाते, लेकिन कौन सी सब्जी खाई, तो उससे तुमको हेतु मिल जाता है। बीच में एक सोरेसिस वाला एक पेशेंट आया था, पूरा शरीर उसका सोरेसिस से ग्रस्त था, चेहरे से पानी भी निकलता था और सब जगह पे एकदम, स्किन 1% भी उसकी अच्छी नहीं थी, जबकि 11 साल से उसको था। और सिर्फ 2.5-3 महीने में वो 100% क्योर हुआ था। और उसके बाद में एक दिन अचानक उसके लड़के के साथ में आया, और उसका लड़का आने के बाद डायरेक्ट शुरू हो गया, क्या डॉक्टर कितने दिन हो गए, उनको फायदा ही नहीं, उनको कितनी तकलीफ हो रही, कितनी खुजली आ रही है। मैंने कहा तुम कौन हो? बोले मेरे पिताजी है। उस पेशेंट की तरफ मैंने देखा, पिताजी की तरफ देखा, तो वो टोटली नॉर्मल थे। सिर्फ मैंने पूछा क्या हो रहा है, उन्होंने कहा खुजली आ रही है। मैंने उनकी नब्ज देखने का नाटक किया, और 2 दिन पहले ही ये पोंगल सन होता है, बैलों का त्योहार होता है हमारे यहाँ, और उनमें चने की दाल की पूरन पोड़ी बोलते हैं उसको, रोटी बनाते हैं। और चने की दाल ऐसी होती है कि उससे इचिंग, खुजली, कंडू ये ज्यादा बढ़ती है। तो तुरंत मैंने कहा पूरन पोड़ी कितनी खाई? तो तुरंत उसने कहा 2 खाई। तो उसके साथ में पकोड़े भी बनाते चने की दाल के। मैंने कहा पकोड़े भी खाए होंगे? हाँ उसने खाए होंगे। फिर मैंने उस लड़के को, हाँ इनको मैंने चने की दाल नहीं बोली थी, तो भी उन्होंने कहा इसलिए खुजली आ रही है। और उससे पहले ये 11 साल से पूरे सड़े हुए थे, तब तुम कहा थे। सिर्फ 2.5-3 महीने में आयुर्वेद से इतने ठीक होने के बावजूद तुम यहाँ आ रहे हो, उनको उठा के लेके जाना, दोबारा मेरे पास आना नहीं है। फिर उसने उनके पिताजी की तरफ देख के बोला तुमको कहा था ना परहेज करने के लिए, फिर क्यों खाया वगैरह। फिर वो बोले दवा दे दो। मैंने कहा दवा नहीं देना, चलो निकल पड़ो यहाँ से। तो इस प्रकार से तुम कॉन्फिडेंट हो तो पेशेंट के ऊपर तुम रोक जमा सकते हो। पिछले ही मंडे की बात है, एक गोंदिया से एक लड़की पीसीओडी जबरदस्त से एडमिट होने के लिए आ गई। मैंने कहा एडमिट होने की जरूरत नहीं, फिर भी बड़े घर की थी वो। 3 दिन एडमिट रही, और 3 दिन में बस्ती कर्म हो गया, उत्तर बस्ती हो गई, धावन हो गया, सब हो गया। बुधवार के दिन ऐसे शाम को 8 बजे उसको डिस्चार्ज देना था। तब उसने कहा सर मुझे काफी नौसिया हो रहा है, पेट में मरोड़ के आ रहा है, तो बस्ती से तो नहीं हुआ होगा ना। तो मैंने उसको एक ही कहा कि यहाँ पे जो भी पेशेंट एडमिट होते हो, जाते वक्त हमेशा हंसते हैं और न जाने के लिए रोते हैं। तो पहली पेशेंट मुझे मिली कि तू कहती कि उसके कारण हुआ है क्या। तुरंत उसको मैंने पूछा आज सुबह में क्या खाया हो तूने? तो सुबह में उसने कहा सर आज मैंने कड़ी खाई जो मेस से आई थी। तो कड़ी ये वो कारण थी। मैंने कहा कड़ी के कारण तुझे एमीबिक डिसेंट्री लग गई है और फूड पॉइजनिंग जैसे हुआ है। डिवाइन फार्मा की क्लीन ड्यू शंकोटी दे दी, सुबह तक ठीक हो गई, डिस्चार्ज हो गई। यानी उसका कारण जो होता है, हेतु होता है, उनके डाइट में होता है। इसलिए यदि तुम कॉन्फिडेंटली बोलते हो तो डेफिनेटली उसका उत्तर मिलता है और पेशेंट अपने आप चुप बैठता है। नेक्स्ट में आता है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट ट्रीटमेंट लेकर जाता है और दोबारा ट्रीटमेंट के लिए कभी नहीं आता है। तो कई बार ऐसे होता है, हमारे यहाँ जितने भी वैद्य आए सबने देखा होगा कि पेशेंट जाने के बाद नेक्स्ट टाइम वो 2 या 3 पेशेंट को साथ में लेकर ही आता है। और हर एक वैद्य के साथ में ऐसा होना चाहिए कि जाने वाला पेशेंट नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो 2-3 पेशेंट साथ में लेकर ही वो आना चाहिए, तब समझने कि तुम प्रॉपर ट्रैक पे हो। यदि तुम प्रकृति के अनुसार, व्याधि के अनुसार, कम औषधियों में, सस्ती औषधियों में और पेशेंट के कन्वीनियंस के अनुसार यदि चिकित्सा करते हो तो उनमें सक्सेस डेफिनेटली मिलता है। मेरा तो हमेशा कहना है कि हर एक पेशेंट तुम्हारा शोधन के नजरिया से जाना चाहिए।
यदि कोई गरीब पेशेंट तुम्हारे पास आता है और उसको तुम्हारी फीस देने के लिए भी यदि पैसा नहीं है, तो कम से कम उसको स्नेहन स्वेदन करो, रक्तमोक्षण, अग्नि कर्म, वेदन कर्म, जो भी सस्ते कर्म है जिनमें तुम्हारी कोई भी इन्वेंटरी पैसा नहीं जाता है, ऐसे कर्म तुम उनको करो। जानू बस्ती घर पे करने के लिए बोला, जो जानू शूले, कटी शूले, तो कटी बस्ती घर पर करने के लिए सिखा दो। वो घर पर करता रहेगा और ठीक हो जाएगा तो 10 लोगों को बताएगा। दूसरी बात, फीस के बारे में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। कई वैद्यों को मैंने देखा है कि तपासनी फीस 100 रुपए रहेगी या 200 रुपए रहेगी, पर डे चार्जेस 50 रुपए पर डे दवाओं के चार्जेस रहेंगे। तो तुम ऐसे यदि फिक्स रेट रखते हो तो तुम आगे चल के तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा होता है कि यदि कोई क्रॉनिक पेशेंट हो या कोई सर्जिकल केस हो जिनको 2-3 लाख लगने वाले हैं और तुम्हारे पास महीने 2 महीने में ठीक हो जाता है, तो 2-3 लाख जहां उसके बच गए, वहां पे तुम 100-200 में कैसे काम चलाओगे? तो फिर हंसते हुए उसके खुशी से उसके जेब से पैसे निकालने का अधिकार तुम्हें है। इसलिए मैं तो आज तक कोई पेशेंट मुझे कहता है तुम्हारी फीस कितनी, मैं कहता हूँ मैं फीस नहीं लेता, मेरे सब दवा के चार्जेस होते हैं। और फिर तुम दवाओं में ये चार्जेस ऐड कर सकते हो और बराबर पैसे, गरीब हो तो उसको कम रेट में कम फीस लगाओ, कम दवा की चार्जेस ले लो। श्रीमंत पेशेंट है, उसको रिजल्ट मिला है, उसके जेब से डबल फीस निकाल लो ताकि ये बैलेंस हो जाए। कई बार ऐसे भी होता है, बीच में एक लेडीज आई, उसको लंबस स्पॉन्डिलोसिस था, उसका कटी बस्ती मैंने करवाया, और फिर एक पुअर लेडी उसके बाद में आ गई जो नौकरानी थी, उसको भी लंबर पेन्स थे, उसका भी कटी बस्ती मैंने करवाया। तो मैंने ये जो थी ये काफी बड़े घर की थी, तो उसका कटी बस्ती का चार्ज 600 लिखा और इसका 400 लिखा। और बाद में पता चला कि वो उसी की नौकरानी थी और वो दोनों साथ में वही उसको लेकर आई थी। तो फिर फीस के बाद में वो अंदर है, उसने कहा सर फीस में तो आप गड़बड़ी करते हो। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मेरे 600 रुपए तुमने कटी बस्ती के लिए और मेरी साथ में जो नौकरानी उसके आपने 400 ही रुपए ले लिए। अब ये तो नहीं कह सकती कि नौकरानी गरीब है इसलिए कम लिए, तुम श्रीमंत है उससे ज्यादा लिए। तो तुरंत माइंड में मेरे विचार है कि मैंने कहा उसको जो तेल इस्तेमाल किया कटी बस्ती को, वो सादा तिल्ली का तेल इस्तेमाल किया है, और तुमको जो इस्तेमाल किया वो मेडिकेटेड ऑयल है। आपको यदि लगता है तो नेक्स्ट टाइम आपको भी तिल्ली का तेल इस्तेमाल करेंगे, आप भी 400 रुपए दे दो। तुरंत उसने कहा नहीं नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे वही तेल इस्तेमाल करना है। यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम में चाहिए। एक ऐसे एक पेशेंट अभी हमारे पास, अब हम 6 दिन की यदि दवा देते तो 600 या 700 रुपए लेते हैं, 15 दिन की देते तो 2100-2200 रुपए लेते हैं, और महीने की दवा देते तो 4000 या 4100 रुपए लेते हैं आज की सिचुएशन में। तो बीच में एक पेशेंट 6 दिन की दवा लेकर गया था, उसके 600-700 रुपए लिए थे। नेक्स्ट टाइम फिर से 6 दिन के लेकर गया, 600 लिए थे। और बाद में थर्ड टाइम उसने कहा कि मुझे 15 दिन की दवा दे दो, और 15 दिन के जब परिचारक ने उसको 2090 रुपए बताए तो वो तुरंत उसने कहा 600, 1200, ज्यादा से ज्यादा 1400 होनी चाहिए, तुम ज्यादा पैसे ले रहे हो। और मैंने वो सुना तो मैंने उसको आंखों से खुनाया कि उसको अंदर भेज दे। वो अंदर आया, मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा सर वो ज्यादा फीस ले रहा है, 15 दिन के तो इतने होने चाहिए। मैंने कहा कुछ दवा ऐसी होती है, कुछ भस्म ऐसे होते हैं कि जो 6 दिन के दवा में नहीं डाल सकते। 15 दिन की दवा हो या महीने की हो या 2 महीने की, उसमें वो महंगे भस्म होते हैं, वो हम डालते हैं। यदि आपको नहीं चाहिए तो दवा रहने दो, 6 दिन की अलग से बना के देंगे, उसमें वो स्वर्ण भस्म या मोती भस्म रह रहेगा। तो तुरंत उसने कहा नहीं नहीं सर ऐसा है तो रहने दो सर, कोई बात नहीं। यानी इस प्रकार से उस सिचुएशन को तुम हैंडल कर सकते हो। कई बार एक्यूट केसेस हो, एक्यूट फीवर हो या एक्यूट डायरिया हो या एक्यूट पेन्स हो, ऐसे पेशेंट को एवरी 2 आवर्स या एवरी 3 आवर्सली दवा देनी चाहिए, ताकि उस पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो तुम उनको कुछ गाइडेंस कर सको, उनको ट्रीट कर सको। नहीं तो वो पेशेंट फिर कॉम्प्लिकेशन आने के बाद मॉडर्न डॉक्टर के पास जाता है और परमानेंटली तुमसे कट हो जाता है। कई बार ऐसे हमारे कुछ हर एक के ब्रांड एम्बेसडर पेशेंट बन जाते हैं, वेल विशर बन जाते हैं। यदि कभी आपको दिखा हो, वेटिंग में आया हो, उसका आवाज आता है तो जानबूझकर उसको वही बिठा के रखो, दूसरे पेशेंट को पहले लेना है, ताकि वो बैठे बैठे बोलते रहता है मुझे प्रॉब्लम था, यहाँ आने के बाद ये ठीक हुआ, ये ठीक हुआ। क्योंकि वो जो बात करेगा वो ज्यादा, उसके ऊपर पेशेंट ज्यादा बिलीव करेंगे, तुम बोलेंगे तो वो बिलीव नहीं करेगा। और लास्ट में उसको लेना, और फिर यदि वो बोलता है कि क्या डॉक्टर मुझे इतना टाइम बिठाया, तो बोलना है अरे तू घर का आदमी इसीलिए मैंने तुझे बिठा दिया। तो उसको भी अच्छा लगता है, अरे डॉक्टर ने मुझे घर का कहा है। क्योंकि ये अपने वेल विशर होते हैं, इनको जबरदस्ती बाहर बिठा के रखना है ताकि ये आने वाले पेशेंट के साथ में वो अपनी पॉजिटिविटी बताते रहते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस हमारी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है स्पेशलिटी प्रैक्टिस। यदि आपने मेरे कई व्याख्यान सुने होंगे तो पिछले 8-9 सालों से मैं यही बताते आया हूँ कि आयुर्वेद के अब स्पेशलिटी के दिन आए हैं।
क्योंकि हर एक फैकल्टी में आयुर्वेद के दी बेस्ट रिजल्ट है। तो क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट बने, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक पेडियाट्रिशियन बने, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बने, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक साइकेट्रिस्ट बने, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक का आर्थोपेडिशियन बने, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट बने, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक अभी ये कोरोना के बाद में हम कह सकते हैं क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक वायरोलॉजिस्ट बने, क्योंकि हर एक फैकल्टी के दी बेस्ट रिजल्ट है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप काफी वैद्य अभी प्रैक्टिस में यदि सेट हो चुके हैं तो हर एक वैद्य को पता है कि किस व्याधि में मुझे सबसे ज्यादा सक्सेस मिल रहा है या किस व्याधि के पेशेंट मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं और मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ऐसे 2 व्याधि या 2 फैकल्टी पकड़ लेना कि उसके ऊपर तुम ज्यादा हाईलाइट करना है, और कुछ समय के बाद में तुम्हारे बाकी के पेशेंट के साथ साथ ये पेशेंट की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी और इसमें तुम्हारी स्पेशलिटी बन जाएगी, और कुछ दिनों के बाद में तुम आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट या आयुर्वेदिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के नाम से पहचाने जाओगे। तो 2 प्रकार की फैकल्टी या 2 प्रकार के डिसीज पे मास्टर की करना है। उसका भी कारण मैं मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। 2010 तक मेरी 80% गायनेक प्रैक्टिस थी, और उस समय तक 2010 तक मेरी स्पेशलिटी पुंसअवधि विधि इच्छित संतति पीठ थी। आज भी मैं बड़े प्राउड के साथ कहना चाहता हूँ कि इंडिया के हाईएस्ट केसेस 4,500 केसेस का डाटा मेरे पास था, इनमें 89% सक्सेस रेट था। कुछ कारणवश वो चिकित्सा महाराष्ट्र में प्रॉब्लम हुई इसलिए बंद करनी पड़ी मुझे, और उसके बाद में जितने भी पेशेंट फर्टिलिटी के आते थे, इनफर्टिलिटी के आते थे, उनमें लड़के की ट्रीटमेंट बंद कर दिए, मैसेज जाना शुरू हो गया, और मेरी जो गायनेक 80% से प्रैक्टिस डायरेक्ट 20% पे आ गए। उसी समय जॉइंट स्पाइन के पेशेंट मेरे पास एडमिट शुरू हो गए, और उसके बाद में आज तक 3900 से ज्यादा लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट अपने यहाँ एडमिट होकर सिर्फ 5 दिन में 100% ठीक होके चले गए। आज भी 15 साल पहला वाला पेशेंट आज भी 4-4 किलोमीटर सुबह शाम घूम के आता है, लेकिन उसे दोबारा प्रॉब्लम नहीं आया। यानी एक फैकल्टी मेरी फेल हो गई तो दूसरी फैकल्टी से मुझे इमीडिएट ब्रेक मिल गया। तो इस प्रकार से यदि कोई नए प्रैक्टिशनर है और उनके साथ यदि ऐसा हादसा होता है तो शायद नैराश्य या डिप्रेशन आने के चांसेस है, इसलिए 2 व्याधि पकड़ना है। मैं तो कई नए बच्चों को यही कहते हो कि आज भी तुम किसी साइकेट्रिस्ट के सामने, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के सामने या किसी पेडियाट्रिस्ट के सामने जाके आयुर्वेदिक मनोविकार तज्ञ, आयुर्वेदिक त्वचा विकार तज्ञ, आयुर्वेदिक बाल रोग तज्ञ के बोर्ड लगा के वहां पे प्रैक्टिस शुरू करो। उनके फेल्यूर केस भी आपके पास शुरू होते हैं तो आपको खाने के लिए समय नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ, क्योंकि साइकेट्रिस्ट हो या स्किन डीवीडी में है, आयुर्वेद में दी बेस्ट रिजल्ट है, और उनके फेल्यूर केसेस इतने होते हैं कि ये यदि आयुर्वेद के पास शुरू हो जाते तो तुम्हारी अल्प समय में तुम्हारी माहिर या मास्टर की बन जाती है। इतना भी नहीं, आयुर्वेद के फैकल्टी तो छोड़ो, एक भी डिसीज तुम पकड़ते हो तो वो डिसीज तुम्हारी जिंदगी भी बना सकता है। सेरेब्रल पाल्सी ले लो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ले लो, या डिलेड माइलस्टोन ले लो, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस ले लो, या किडनी फेलियर ले लो, या सोरेसिस ले लो, या पैंक्रेटाइटिस ले लो। आप जानते हो कि देहरादून में मेरे मित्र वैद्य बालेंद्र प्रकाश है जो कि पैंक्रेटाइटिस से अब्जापति बन गए। तो इस प्रकार से तुम भी एक डिसीज की स्पेशलिटी देके आगे चल के प्रैक्टिस कर सकते हो। अब महाराष्ट्र में ऐसा सिचुएशन है कि इतनी सैचुरेशन हुआ है कि यदि कोई आता है उसको टाइम देता है। बीच में मेरे एक फ्रेंड जो कि 10 साल गवर्नमेंट सर्विस में थे बॉम्बे में और प्राइवेट जनरल प्रैक्टिस भी करता था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उसे 2016 में स्वाइन फ्लू हो गया और उसमें वो काफ़ी सीरियस था, ईश्वर के दया से वो बच गया। तो उसके घर वाले जो विदर्भ में, उन्होंने कहा कि अब बॉम्बे में नहीं रहना, तू घर आओ और यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर लो। तो फिर वो मुझे मिला और उसने कहा कि सर अब मैं फिर से वहाँ जाके जीपी नहीं कर पाऊंगा, मुझे आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने उसको कहा कि अब वहाँ पे ऑलरेडी मेरे 20 पेशेंट वहाँ पे है और 20 वैद्य मेरे स्टूडेंट वहाँ पे प्रैक्टिसिंग है, और तू वापस वहाँ पे जाएंगा और 50-60 है, तो उनमें तुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, वेटिंग जाएगा। उसके बजाय तुझे जो अच्छा सब्जेक्ट लगता है उसके ऊपर तू स्पेशलिटी बना और उस स्पेशलिस्ट बन के तू वहाँ पे लॉन्च हो जाए। तो उसने कहा सर मुझे जॉइंट स्पाइन पे ज्यादा इंटरेस्ट है, डेली वो पेशेंट हमारे पास भी बहुत रहते थे। मैंने कहा इन्हीं पेशेंट पे तू फोकस कर। 1.5-2 महीने वो रहा और उसमें वो काफी एक्सपर्ट हो गया, जितने भी क्वेरीज थे उसके वो सब सॉल्व कर दी, और उसका ओपनिंग मैंने ही किया था। और उसने जॉइंट स्पाइन क्लिनिक वहाँ पे शुरू किया। शुरुआत से ही 4-5 पेशेंट शुरू हो गए उसके स्पेशलिटी, और बाकी के डॉक्टर भी रेफर करने लगे। आज वो वहाँ पे जॉइंट स्पाइन स्पेशलिस्ट करके जाना जाता है। आगे चल के उसने स्पोर्ट्स में भी, फिजियो में भी मास्टर के ले लिए, और एक आयुर्वेदिक फिजियो करके भी वो अच्छा काम कर रहा है। तो इस प्रकार से तुम तुम्हारी लाइफ बना सकते हो।
नेक्स्ट। कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी, कंपैरिजन नहीं करना है। यदि मैंने प्रैक्टिस शुरू की है या मैंने प्रैक्टिस डालनी है, तो मेरे फ्रेंड की कितनी प्रैक्टिस चलती है और मेरे फ्रेंड के पास कितने पेशेंट आते हैं, ये कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन यदि करनी है तो उसके अच्छी आदतों से करो, उसके अच्छी जो भी स्वभाव गुण है उससे करो, उसके ब्रिलियंस से करो। नहीं तो खुद से अपनी कंपटीशन करना है, क्योंकि खुद के रिकॉर्ड यदि हम ब्रेक करते जाएंगे तो हम इंक्लाइन स्टेज में तरक्की करते जाएंगे। इसलिए कभी भी कंपटीशन खुद से करनी है। आपने जस्ट टोक्यो ओलंपिक देखा होगा, इंडिया को अकेला इकलौता जो गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने दिया है, उसने जैवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। यदि किसी ने आप वो वीडियो क्लिप देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो थ्रो करता है और थ्रो के बाद में वो वहां देखता भी नहीं, तुरंत टर्न होके हाथ ऊपर करते हुए वो उसकी जर्सी पहनने के लिए चला जाता है, जबकि उसके 2 अटेम्प्ट बचे हुए रहते हैं। लेकिन वो कॉन्फिडेंट था कि मेरा ये थ्रो हाईएस्ट होगा और वो उससे आगे कोई नहीं जा पाएगा, और वो भी खुद नहीं फेंक पाएगा। तो तुरंत उसने आगे के अटेम्प्ट भी नहीं किया और वो गोल्ड मेडल लेके चला गया, क्योंकि उसने कंपटीशन उसके खुद से रिकॉर्ड से की थी, ना कि बल्कि बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर थे उनको 2-2, 3-3 ओलंपिक का एक्सपीरियंस था, जबकि इसे कुछ भी नहीं था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये नया बच्चा है, ये हमारे लिस्ट में भी नहीं है। उसने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया, वो खुद पे उसने कॉन्सेंट्रेशन किया और वो गोल्ड मेडल उसने इंडिया को जिता के दे दिया। तो इस प्रकार से उसका कुर्ता मेरे कुर्ते से सफेद क्यों, ये कभी भी नहीं करना है। हमेशा एक याद रखो, यदि किसी की प्रैक्टिस शुरुआत में चलती है और मेरी नहीं चलती तो मेरी क्यों नहीं चल रही, इसके ऊपर मुझे आत्म परीक्षण करना है, उसके हिसाब से कोशिश करनी है और आगे जाना है। और एक हमेशा याद रखना है कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। यदि मेरे समय में मेरे नसीब में 5 साल के बाद में प्रोग्रेस लिखी है तो 5 साल के बाद में ये होने वाली है, और मेरे नसीब में यदि उम्र के 40 साल के बाद में मिलना लिखा है तो उसके बाद में ही मिलेगा। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे हैं। इसलिए कोशिश करते रहना है। ऐसे नहीं कि मेरे नसीब में राजयोग लिखा है और मैं सोता रहूंगा और अपने आप राजा बन जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होगा। उसके लिए कोशिश करना जरूरी है। इसलिए समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। नेवर कंपेयर एनीबॉडी। बाद में आता है काफी आजकल के नए वैद्य तुरंत इंस्पायर भी हो जाते हैं, तुरंत डिप्रेस भी हो जाते हैं। कई बार कुछ वैद्य मिलते हैं कि सर आर्थराइटिस में रिजल्ट ही नहीं मिलते हैं। जितनी व्यक्ति होती है उतनी प्रकृति होती है, इसमें आप भी सहमत हो। यदि कोई पेशेंट को, संधिवात के पेशेंट को मैंने जो दवा दी वही दवा दूसरे संधिवात के पेशेंट को उतना ही काम करेगी, असरदार होगी, ऐसा नहीं होता है। और उस समय फिर तुरंत हम डिप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं यार आर्थराइटिस में रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो उससे कभी भी डिप्रेस नहीं होना है। फिर उस समय दूसरे क्या उपचार करना है, फिर दूसरे कुछ कर्म करने हैं क्या, या सीनियर जितने भी हम लोगों जैसे सीनियर है, कभी भी आप फोन करो, हम बताने के लिए तैयार है। प्रभा के जितने भी वैद्य है वो ओपन हार्टेड है, कभी भी ज्ञान छिपाते नहीं, क्योंकि हमारे परम पूज्य नाना जी की यही सीख थी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए ज्ञान बांटते चलो, ज्ञान बढ़ता जाएगा, ये उनकी सीक्वेंस थी। तो सब बताने के लिए तैयार होते हैं। तो कभी भी डिप्रेस नहीं होना है। मुझे याद है जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो शुरुआत में हम डायरी लिखते थे, आज कितने पेशेंट हो गए, कितना कलेक्शन हुआ, कितना खर्चा हुआ। और 6 दिन के बाद शाम को जब देखते यार ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, तो डिप्रेशन आ जाता, तेरे यार ये 3 गए, उनको फायदा नहीं हुआ होगा। तो उस समय मोबाइल नहीं थे, ट्रंक बुकिंग रहता था, गाइडेंस करने के लिए कोई भी वैद्य नहीं होते थे। इसलिए फिर से तुमको भाग्यवान कहता हूँ कि तुमको हजारों वैद्य बैठे। आज तो इस महीने में तो 30 वैद्य, बड़े बड़े वैद्य आपको मिलने आ रहे हैं, तो सब बताने के लिए तैयार होते हैं। तो उस समय कोई नहीं रहता था, तो काफी डिप्रेशन आता था। उस समय पुणे के एक सीनियर वैद्य थे, माघ शिंदे, जो दंत वैद्य फेमस थे, कोपरगांव में उन्होंने शिविर रखा था। तो एक वैद्य हमारे गांव में आए, इसलिए मैं उनको मिलने गया, उनको नमस्कार किया और शाम को घर पर खाने के लिए न्योता दिया। खाने के बाद में हम चर्चा कर रहे थे, तो वो भी छोटे छोटे नुस्खे काफी बताते हैं। उनको मैंने कहा सर कई बार सक्सेस ही नहीं मिलता, काफी डिप्रेशन आता है। उन्होंने कहा कितने पेशेंट होते हैं, मैंने कहा होते 8-10। तो उन्होंने कहा उनमें से कितने पेशेंट को तुम्हारे रिजल्ट मिलते हैं, मैंने कहा 70-80% तो रिजल्ट मिलते हैं। वो तुरंत उठे और उन्होंने मेरे पैर छुए। मैं एकदम शॉक हो, मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हैं? बोले अरे तू तो साक्षात धन्वंतरी है। मैंने कहा ऐसा क्यों?
अरे बोले मैं इतने साल से बैठा हूँ, 30% से ज्यादा पेशेंट में कभी भी मैं रिजल्ट नहीं दे पाया, तू यदि 70-80% रिजल्ट दे रहा है तो तू साक्षात धन्वंतरी है। तो उन्होंने कहा कि जिनको रिजल्ट नहीं मिलते उनका नसीब हम कभी नहीं बदल सकते, उनके पूर्व कर्म जो होते हैं उनके कर्म चेंज करने वाले कोई हम भगवान नहीं है। और उसके बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि 3-4 साल के बाद में जो पेशेंट उस समय नहीं आते थे, वो आने के बाद कहते थे हम 2-3 साल पहले आए थे। मैंने पूछा फिर क्यों नहीं आए, उन्होंने कहा उसी से हम ठीक हुए थे। फिर एक ठीक का होने वाला बेड मिला, 3 मिले, 4 मिले, 10 मिले, 100 मिले, उसके बाद में वो पॉजिटिव आते गई। अरे जो नहीं आता है उसको 100% फर्क पड़ा, इसलिए नहीं आया। कई ऐसे मिले कि तुम्हारी दवा से थोड़ा सा अच्छा लगा था, लेकिन हमने सोचा एलोपैथ लेके फिर परमानेंट ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन 1-2 साल लिए कुछ फायदा नहीं हुआ, फिर से आपके पास आना पड़ा। तो हमेशा ये याद रखो कि पृथ्वी ये गोल होती है, घूम फिर के हम वही आते। जो भी पेशेंट तुमको छोड़ के जाएंगे कुछ दिन के बाद घूम के फिर से तुम्हारे नसीब में है तो तुम्हारे पास ही आने वाले हैं। इसलिए डिप्रेस नहीं होना है। कुछ भी अड़चन आई कभी भी आधे रात को फोन करो, हम लोग तैयार बैठे हैं। नेक्स्ट का पॉइंट जो है वो इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि आगे का जमाना जो है कंपटीशन का जमाना है, और पैसे का ज्यादा इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो पैसे का जमाना है। वैसे हालांकि कोरोना ने हमें पैसे का इम्पोर्टेंस बता दिया है, फिर भी पैसा सबको चाहिए। तो हमारी जो मेहनत होती है, मेहनत की कमाई होती है, तो ये जो पैसा आता है उसका एंजॉय भी करना है, और हर बार कुछ ना कुछ परसेंट में सेविंग करते जाना है, क्योंकि ये मेहनत की कमाई होती है। मुझे शायद वो अकल नहीं थी या बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए, या पैसे का इम्पोर्टेंस मुझे अट्रैक्शन भी और इम्पोर्टेंस भी पहले से नहीं है, इसलिए करोड़पति होने में मुझे 25 साल लगे। और आज भी मैं करोड़ों में कमाता हूँ, लेकिन 2-2.5 करोड़ तो मैंने ऐसे ही दोस्तों में बांट दिए जबकि रिटर्न नहीं आने वाले। तो आप वैसे नहीं करना है, पैसे जितने भी आते हैं वो संभाल के रखने हैं, और वो जो पैसे आते हैं उसको इन्वेस्ट करते जाना है। मैं नए स्टूडेंट के देखता हूँ, वो तुरंत उनका एक ही रहता है कि सर मुझे कार लेनी, कौन सी कार ले लूं, जबकि वो किराए के दवाखाने में रहता है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस चलने लगी, फर्स्ट एम अपना ये रखना है कि मेरा खुद की जगह, खुद का क्लिनिक या खुद का हॉस्पिटल चाहिए। सेकंड थिंग, यदि खुद का घर नहीं है तो खुद का घर चाहिए। और थर्ड में, यदि घर में कार नहीं है तो फिर कार लेनी है, वो भी बाकी के ईएमआई जाके, यदि कुछ बचता है तो कार लेनी है। और उनमें से कुछ हर महीने मुझे बचाना है, जो कि मैं फिक्स सेविंग में डालूं, या फिक्स गोल्ड उससे ले लूं, या एसआईपी या शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, या रियल एस्टेट के लिए जमा करके रियल एस्टेट में कई छोटा सा प्लॉट ले लूं, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रखना है। एलआईसी है, म्यूचुअल फंड है, या मेडिक्लेम है, जो कि भविष्य में इमरजेंसी में हमें काम आ सके, ये रखना है। और सबको हाथ जोड़ के एक विनती है कि अपने प्रैक्टिस का 10% हिस्सा ये धन्वंतरी भाग के हिसाब से निकालना है, जो कि आयुर्वेद प्रचार प्रसार कार्य के लिए तुमको खर्च करना है। क्योंकि जिस शास्त्र से हम आगे बढ़ने वाले, जिस शास्त्र से हमारी आइडेंटिटी बनने वाली है, उस शास्त्र के प्रचार प्रसार का करने का काम, ये कर्तव्य हमारा भी होता है। तो कुछ हिस्सा उसके लिए भी रखना है। और एक हमेशा ध्यान में रखना है कि पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसा हमारे पीछे आना चाहिए। इसके लिए मैं 4 P के ऊपर स्पेशली बोलना चाहूंगा। फर्स्ट P है पैसा। पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसे हमारे पीछे आना चाहिए। और पैसा यानी फीस। आजकल मैं देखता हूँ कि कई जगह पे बहते हुए गंगा में हाथ धोने के लिए सब अभी आयुर्वेद के लिए छलांग मार रहे हैं। तो फीस एकदम न पटने वाली फीस, ज्यादा फीस नहीं लेना है। किसी को गरीब है कम फीस ले लो, अच्छा खासा है, सेटिस्फाई है तो फीस लेना है, लेकिन मन को जचे इस प्रकार से। कोई दुख से पैसे देता है, ये पैसे हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम आयुर्वेद वाले ऐसे कि लोगों को धीरज दे के हम पैसे कमाते हैं, ना कि डरा धमका के। इसलिए हम आज भी मरेंगे तो स्वर्ग में हमारी जगह फिक्स है, हर एक वैद्य को लगना चाहिए। इसलिए अनवांटेड या ज्यादा फीस नहीं लेना है। क्योंकि मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा, 2010 में शायद 3 इडियट कब रिलीज हुई आपको पता है ज्यादा? तो पुणे में हम गए थे और एक मल्टीप्लेक्स में रात को 10 बजे 3 इडियट फिल्म देखने गए। तो पहले शो खत्म नहीं हुआ था, इसलिए हम बाहर वेटिंग में थे। भीड़ में एक ने मेरे तरफ देख के स्माइल दिया, मैंने भी स्माइल दिया। अभी होता है कई लोग पहचानते हैं लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, तो वो मेरे पास आया, वो बोलने लगा आपको मैंने कहीं तो भी देखा, कहीं तो भी देखा है। तो मैंने कहा कि मैं डॉक्टर अवार्ड हूँ, कोपरगांव में मेरा पंचकर्म हॉस्पिटल है। जैसे उसने वो पंचकर्म शब्द सुना, वो एकदम पैनिक हो गया।
वायलेंट हो गया और उसने कहा फालतू रहता है पंचकर्म, कुछ नहीं होता है, फालतू तुम पैसे लूटते हो, ऐसा वैसा, और बड़े आवाज में सब लोग देखने लगे। तो तुरंत मैंने कहा कूल डाउन, आपका प्रॉब्लम क्या है ये पहले मुझे बताओ। उसने कहा मुझे आर्थराइटिस है और मैंने आपके क्या वो बस्ती के बिस्ती किए थे, फायदा तो कुछ हुआ नहीं बल्कि पैसे उसने बहुत लिए। मैंने कहा कितने पैसे लिए? उसने कहा 5 दिन के उसने मेरे 24,500 रुपये ले लिए। तो मैंने उसको एक ही कहा कि वो तो डॉक्टर पागल है लेकिन तू महापागल हो, क्योंकि उसको पूछना चाहिए ना, तू बस्ती सोने के पानी के दे रहे हो या चांदी के पानी के दे रहे हो, क्योंकि बस्ती के तो कभी इतने चार्जेस होते नहीं है और ना ही तुझे फायदा हुआ तो पूछना चाहिए ना उस वैद्य को कि फायदा नहीं हुआ तो इतने चार्जेस कैसे। मैंने उसको काट दिया और उसको कहा कोपरगांव आ जाओ, एक ही बस्ती दूंगा, उसके चार्ज भी मैंने लूंगा, यदि फर्क नहीं होता है ना तो दुगने पैसे मैं तुमको दूंगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि अनबिलीवेबल प्राइस या पैसे किसी से नहीं लेने, जो भी लेने खुशी से कमाने, जो कि हमको रात को सुकून से नींद दे सके। दूसरा ये है, वो है फोन। मैं आजकल के जितने भी बच्चों को कभी जरूरत पड़ी फोन करता हो तो फोन उठाते नहीं और बाद में फोन आता है, सर सॉरी वो साइलेंट मोड पे था, सर मैं बाहर गया था देखा नहीं था। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि हमारी पेशा जो है, वैद्य का पेशा जो है, डॉक्टर का पेशा जो है, सेवा का पेशा है। यदि कभी कोई पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होता है, कोई प्रॉब्लम आता है और तुम उस समय यदि फोन स्विच ऑफ रखते हो, फ्लाइट मोड पे रखते हो या फोन नहीं उठाते हो, तो वो पेशेंट दूसरे डॉक्टर के, मॉडर्न डॉक्टर के पास जाता है और दोबारा तुम्हारे पास नहीं आता है। क्योंकि एक एक पेशेंट करके हमको पेशेंट की लाइन बढ़ानी है, ना कि कम करनी है। इसलिए रिटायर होने तक कभी भी रात को फोन बंद नहीं करना है। मेरा फोन कभी भी आपको बिजी आएगा लेकिन स्विच ऑफ कभी नहीं आएगा। हाँ, आजकल शाम को 7 से 8, अभी मैं बात कर रहा हूँ, फोन मिसेस के पास दिया है, लेकिन कभी कभी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो आधा 1 घंटा स्विच ऑफ आ सकता है, लेकिन ज्यादा फोन रहते तो बिजी हमेशा आएगा, इसलिए फोन कभी भी बंद नहीं रखना है। थर्ड जो आएगा, पी जो है थर्ड, वो तुम्हारा प्रेजेंट ही तुम्हारी, यानी कई वैद्य ऐसे मैंने देखे, फोन किया या कहीं उस गांव में गए, उनको मिलने गए तो बाहर गया, फोन करने के बाद पता चलता है कि सर मैं एक जगह पे आया था। उस जिस चेयर पे तुम बैठते हो उस कुर्सी का मान रखना सीखो, उसकी इज्जत रखना सीखो। तुम्हारा टाइमिंग 10 से 1 है, 10 से 1 बजे पेशेंट हो ना हो तुम कुर्सी पे होने चाहिए, क्योंकि कोई एक आध पेशेंट आता है और तुम नहीं होते तो वो भी दोबारा आता हो करके चला जाता है और उसके नसीब में जहां लिखा हुआ वो ट्रीटमेंट ले लेता है, यानी तुम्हारा पेशेंट चला गया। तो इसलिए कभी भी वहां पे अपनी टाइमिंग में हाजिर रहना है, प्रेजेंट रहना है। और चौथा पी जो है वो तुम्हारा प्रेजेंटेशन, तुम्हारा बोलने का ढंग। मैं कई बार कई वैद्यों को, जैसे मैंने उस स्टूडेंट की केस बताई जो जगह उसने अंदर इंटीरियर में ली थी, तुम स्मार्ट हो, काफी ज्ञानी हो, लेकिन तुम कन्विंस नहीं कर पाते हो, बातें नहीं करते हो, तो तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। मैंने ऐसे देखा है कि यदि तुम बात करने वाले हैं तो तुम मट्टी भी सोने के भाव से बेचोगे, और यदि बात करने वाले नहीं है तो सोना भी तुम मिट्टी के भाव से भी नहीं बेच पाओगे, वैसे ही बैठे रहोगे। इसलिए पेशेंट को कन्विंस करना सीखो, उसको एक्सप्लेन करना सीखो, उसको पंचकर्म के लिए तैयार करना है तो उसको उसके हिसाब से एक्सपीरियंस उदाहरण देने के लिए वो सीखो। और इस प्रकार से यदि सीखते हो तो डेफिनेटली तुम्हारी प्रैक्टिस आगे बढ़ती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि रुग्ण सेवा ईश्वर सेवा होती है। मरीजों के आंखों के आंसू पोंछना, उसके जीवन में आनंद लाना जैसे कोई आनंद नहीं है। मेरे पास कितना पैसा है इससे ज्यादा मेरे पास कितने मरीजों के ब्लेसिंग्स है, उसको मैं सबसे ज्यादा धनवान समझता हूँ। तो हमारी मेन संपत्ति लोगों का विश्वास, लोगों का ब्लेसिंग्स होना चाहिए। और पेशेंट आने के बाद यदि उसको मुझे ठीक ही करना है, इस उद्देश्य से यदि मैं उसको चिकित्सा करता हूँ तो वो ठीक भी हो जाता है और उसका जो पुण्य है वो मेरे अकाउंट में जमा हो जाता है। और यदि कोई आता है और मैं उसके जेब की तरफ, उसके हाथों में कितनी अंगूठियां देखकर मैं इससे कितनी फीस ले सकता हूँ, यदि इस उद्देश्य से मैं चिकित्सा करने जाऊं तो वो पुण्य, उससे पुण्य नहीं मिलता है कभी। मैं सभी आपसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि हम लोगों को पॉजिटिविटी देकर उनकी निगेटिविटी हम में लेते हैं, इसलिए हमारी आध्यात्मिक पावर ये होनी चाहिए। इसलिए हर एक वैद्य ने अपने गुरु को डेली याद करना है, अपने ईश्वर को डेली याद करना है और सुबह शाम मेडिटेशन करना है। अपने ध्यान करने से माइंड अपना पावरफुल हो जाता है और अपने हमें कोई निगेटिविटी इंटरेक्ट नहीं कर सकती, कोई निगेटिविटी हमें इन्फेक्ट नहीं कर सकती।
इसलिए अपने गुरु को हमेशा गुरु बनाओ, अपने गुरु को हमेशा स्मरण करते जाओ, उनके टच में रहो, अपने ईश्वर को याद करते रहो, तो आगे चल के डेफिनेटली अच्छा होता है। मैं पिछले 20 सालों से शिरडी के साई दरबार में साईनाथ हॉस्पिटल में रुग्ण सेवा करने जाता हूँ। आप भी, आपके यहाँ कोई भी एकादी बड़ा मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, कहीं भी आप चर्च हो, वहां जाकर एक दिन 2 घंटे हो, आधा दिन हो या पूरा दिन हो, मुफ्त रुग्ण सेवा करने हेतु जाओ, लेकिन निस्वार्थ सेवा के उद्देश्य से जाना। ये नहीं कि मैं वहां जाऊंगा फिर वहां से पेशेंट को पंचकर्म के लिए मेरे यहाँ बुलाऊंगा, इस स्वार्थ से जाओगे तरक्की नहीं होगी। आपको याद होगा, जिन्होंने शिरडी की ओपीडी मेरी देखी होगी, कई पेशेंट हमें पूछते कि डॉक्टर आपके हॉस्पिटल का एड्रेस हमें दे दो। मैं कभी भी उनको मेरा एड्रेस नहीं देता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि इसका अर्थ यह होता है कि मैंने आपको यहाँ पे ठीक से ट्रीट नहीं किया। और उसके उल्टा कोपरगांव में दिन में हम 3-4 पेशेंट जो भी दिन में ऐसे होते हैं कि मैं उनको कहता हूँ कि अगली बार शिरडी आना, वहां पे आपको मुफ्त में दवा मिलेगी, क्योंकि वो गरीब है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो शिरडी से आपको मुफ्त में दवा मिलेगी। तो बाबा ने मुझे कई गुना, कई 300-400 टाइम से भी ज्यादा गुना मुझे दिया है। तो आप इसी उद्देश्य से, इसी निस्वार्थ भाव से यदि सेवा करोगे तो डेफिनेटली आयुर्वेद का नाम होगा। जब आयुर्वेद का नाम आता है तब तुम्हारा नाम सामने आएगा, और तुम्हारा नाम यदि आता है तो नेम, फेम, यश, कीर्ति सब आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारी आयुर्वेद की ये जर्नी जिन्होंने शुरू की है, जो अभी नए शुरू करने वाले हैं, उन सबको मैं यही कहूँगा कि यदि हम किसी ध्येय के साथ चलते हैं, किसी संकल्प के साथ चलते हैं, तो डेफिनेटली हमारी संकल्प पूर्ति होती है, हमारा सक्सेस हमें मिलता है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि यदि मांगना है तो मांगने में कटुता क्यों, यदि कुछ बड़ा ख्वाब देखना है तो बड़े ख्वाब देखने में डर क्यों। यदि हम बड़ा ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब देखने के हिसाब से कम हम घर से बाहर तो आ सकते हैं। ड्रीम के बारे में हमारे एक्स प्रेसिडेंट, भारत रत्न जो अब्दुल कलाम जी साहब थे, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने ड्रीम के बारे में काफी अच्छा कहा है कि ड्रीम इज दैट विच वी हैव सीन इन विच नॉट वी हैव सीन इन स्लीप, बट ड्रीम इज दैट विच डज नॉट अलाउ यू टू स्लीप। यानी वो ख्वाब ये होता है कि जो हमें कभी सोने ना दे। तो इस प्रकार से ख्वाब यदि हम देखते हैं तो डेफिनेटली तरक्की हो जाएगी। उनमें से कई ऐसे वैद्य हो गए कि जिनमें अपनी जिंदगी में, अपने प्रैक्टिस में कुछ सेटबैक बैठे हो, या कुछ इंसिडेंट्स हुआ हो, कुछ व्यापद हुए हो, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए हो, उनमें से वो डिप्रेस रहते होंगे। तो उनको मैं अपने जो अमिताभ बच्चन जी है या के वीणा वर्ल्ड की वीणा पाटिल है, उनका उदाहरण देना चाहूंगा। इन लोगों का यदि आप उदाहरण देखते हो, बच्चन भी एक दिन फिर से दिवालखोरी में आए थे, एबीसीएल कंपनी में इतने लॉस में गए, तो कई अब्जों रुपए का उनके ऊपर लोन था। आज भी उस उम्र में वो सेकंड इनिंग में इतने सक्सेस हुए कि कई अब्जावधि रोजाना वो कमाते हैं। वीणा पाटिल का भी वही था, उसको तो फिर से इस लॉकडाउन से सेटबैक बैठा है, लेकिन फिर से वो उभर के आएगी। तो हम भी उस प्रकार से आगे आ सकते हैं। इसलिए इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं, और आप सभी के बारे में इतना ही कहूंगा कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वह खुद तय कर लेता मंजिल आसमानों की, रखता है हौसला जो आसमान छूने का, उसे नहीं होती परवाह गिर जाने की। तो इसी के साथ मैं फिर से आयोजकों को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को साधुवाद देता हूँ कि इतने व्यस्त समय में भी आप जुड़े रहे हैं। आपको फिर से एक बार मैं कहूंगा कि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने कहे हैं, ये पॉइंट्स लिख कर रखो, पीपीटी प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगा, और इसका इम्प्लीमेंटेशन इस महीने में जितना भी ज्ञान अर्जित आप करोगे उसको इसके साथ में यदि आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस है ये आज आप पूछ सकते हो, और इस 3 दिनों में जितने भी क्वेश्चंस आपको रहेंगे, आखिरी दिन में, शुरुआत में मैं हूँ और एंड में भी आपको मिलने वाला हूँ, आखिरी दिन में भी से मैं आपको मुलाकात करने आ रहा हूँ। और उस समय आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो आप पहले भी आयोजकों को यदि बता देते हैं या उस समय पूछते हो तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो भी इंटरैक्टिव सेशन 2-3 घंटे तक चल सकता है, क्योंकि इसके पहले 3 बार ऐसे हुआ है कि 2-2, 3-3 घंटे तक चला, फिर भी वो कंटिन्यू चलता रहा, उस प्रकार से वो होगा। इसलिए आपको आगे के इस 1 मंथ के ड्रीमफुल जर्नी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। नॉट फेल्यूर बट लो एम इज क्राइम। तो यही आपने बताया है। आपने शुरुआत की है ये हमारे सेशन की। तो जैसे ये आपने शुरू की है तो इसकी यश की तो खात्री है ही, ये यशस्वी ही होगा आगे जाके। उसी तरह से आज हमारे साथ जो जुड़े हुए इतने सैकड़ों लोग हैं उनके भी सक्सेस की इससे खात्री हमें मिलती है। आपने कहा सर कि आप हमारे बड़े भाई हैं। मैं तो कहूंगी कि आप तो गुरु माउली है। हमारे यहाँ माता को गुरु माउली कहा जाता है। तो आपने सर, एक लड़की जब ससुराल जाती है तो उसने वहां सक्सेस के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो सिर्फ एक माँ बता सकती है। उसकी आंटी नहीं बता सकती, पापा नहीं बता सकते, सिर्फ उसकी माँ बता सकती है। तो ये चीजें आपने एक माँ की तरह हमें बताई है कि ताकि हमें सक्सेस मिले ही। तो मैं समझती हूँ कि यही हम सबकी भावना रही होगी ये सुनते हुए। आपने महिलाओं के आपने बताया कि हमें गांव छोड़ना चाहिए। तो वो एक पहला स्टेप है। अगर हम हमारा गांव छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि हम महिलाएं की जब शादी होती है तो वो हमारा वही पहला स्टेप हो जाता है कि हम सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे। सर, आपने बताया कि जब कोई अनसक्सेस हमें मिलता है तो हमें आत्म परीक्षण करना चाहिए। पर मुझे तो लगता है कि हम यशस्वी भी होते हैं तो हर वक्त पे आत्म परीक्षण करना चाहिए होता है। और यही शायद आपके भी इतने बड़े मंजिल तक पहुंचने का ये है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए आप इतनी सिद्ध हस्त की तरह ये बातें हमें बता सके जो कभी किसी ग्रंथ में हमें नहीं मिलती, जो किसी मैनेजमेंट की क्लास में हमें नहीं मिलेगी। ऐसी कुछ बातें बताई जो सिर्फ आप, जो जिसने अनुभव किए हैं वही बता सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुरमया, किसी के सवाल है क्या? मेरे पास कोई नहीं था शायद। जी मैम, एक्चुअली इतना इलेबोरेट सर का प्रेजेंटेशन था और इतने कम समय में इतने सारे एक्सपीरियंसेस सुनने मिलेंगे, मैं तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन मैं तो बहुत उल्लासित हूँ एक्चुअली। तो प्रश्न तो अभी कोई नहीं है, और अगर किसी के प्रश्न होते हैं तो हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे या जब भी सर हमें आगे मिलेंगे, जब भी हमारे समक्ष आएंगे तो हम उनसे जरूर ये प्रश्न पूछेंगे। तो आज का सेशन मैम हम यहाँ पर एंड कर सकते हैं। मैं भी जी मैम, एक मिनट सर, एक सवाल था। हाँ मैम, ओके। सर, आप सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। गुरुवर्य गोप्ते नाना कहा करते थे कि आयुर्वेद चिकित्सा करने के लिए हमें निदान भी, डायग्नोसिस भी आयुर्वेद की तरह ही करना है। बराबर है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि हमें मॉडर्न की कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, हमें उस तरफ कितना ध्यान देना चाहिए? नहीं, मैं हर एक वैद्य को हमेशा कहते रहता हूँ कि मॉडर्न का नॉलेज हर एक वैद्य को होना जरूरी है। क्योंकि कहाँ पे हम मॉडर्न दवा तुरंत बंद करनी है, कहाँ पे टैपरिंग में जाना है, ये ज्ञान होना जरूरी है। यदि कोई पेशेंट मेरे पास आता है और वो मेथोट्रेक्सेट पे या प्रेडनिसोलोन पे और इमीडिएट में उसे बंद करूंगा तो दूसरे दिन पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। इसलिए मॉडर्न का नॉलेज हम लोगों को होना जरूरी है। और आपने ये भी देखा होगा कि हर एक वैद्य को मॉडर्न का कुछ ना कुछ आता है, लेकिन मॉडर्न डॉक्टरों को आयुर्वेद का ABCD भी पता नहीं होता है। वो कभी भी उसमें जानने की कोशिश भी नहीं करते और उनको आता भी नहीं है। लेकिन हमें ये उस नॉलेज का पता होना जरूरी होता है। और कई बार ऐसे होता है कि मॉडर्न नॉलेज के जितने भी अभी इन्वेस्टिगेशंस है, मॉडर्न ने, मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि मॉडर्न ने काफी इनोवेटिव इन्वेस्टिगेशंस में काफी तरक्की की है। लेकिन ट्रीटमेंट पार्ट में मॉडर्न में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। विशिष्ट लिमिट के आगे मॉडर्न ट्रीटमेंट नहीं जाती जहां तक आयुर्वेद पहुंचता है। इसलिए मॉडर्न का नॉलेज, मॉडर्न के जितने भी इन्वेस्टिगेशंस है, इनका सहारा हम जरूर ले सकते ताकि हम लोगों को वो एविडेंस बेस्ड बताने के लिए वो काम आए। हमारे जमाने में हम कहते थे कि मॉडर्न का उनको उनके लैंग्वेज में बताना का आयुर्वेद किस प्रकार से मोड ऑफ एक्शन क्या होती है। लेकिन अब हमारा राज है अब, तो इसलिए उनको कोई पूछता है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यदि ये समझना चाहते हो तो आयुर्वेद सीखो, फिर आयुर्वेद से दिमाग लगाओ। तुम्हारे लैंग्वेज में बताने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो मॉडर्न का नॉलेज या मॉडर्न की ट्रीटमेंट
यदि तुम श्रद्धा से आयुर्वेद करते हो तो कभी भी जरूरत नहीं होती है। सर, इतने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि हम जब आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं तो वक्त हमारा क्लिनिक में बहुत जाता है, तो आप अपने फैमिली के लिए कैसे टाइम निकाल पाते हैं, ये कैसे मैनेज करते हैं, ये बताइए। नहीं, ये तो काफी डिफिकल्ट है। वैसे भी अभी सुबह उठने के बाद खुद के लिए थोड़ा सा वॉकिंग करना, मेडिटेशन, प्राणायाम, वो सब करने के बाद में पेशेंट के फोन दिन में वर्किंग आवर में सब फोन स्टूडेंट लेते हैं, तो घर आने के बाद में फोन, अभी मेरा फोन अंदर वो परेशान हुई होगी क्योंकि 9 के बाद में सब फोन चालू होते हैं, करीबन 40-50 फोन तो 11 बजे तक आते ही आते हैं। तो ये होता है, तो प्राइवेट लाइफ इतनी नहीं मिलती, इसलिए जो दिन संडे के दिन बंद ही रखना है। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि संडे के दिन ज्यादा शुरुआत हो या कभी भी हो, संडे के दिन एक दिन अपने लिए रखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक जाना है, लॉन्ग जर्नी हमें करनी है, तो शुरुआत से एक दिन फैमिली के लिए देना है, खुद के लिए देना है। और कई वैद्य ऐसे मिलते हैं कि सर कमाना है, एंजॉय करना है, आज ही उड़ाना है। जैसे कस्मे वादे में रणधीर कपूर का गाना था, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। तो उस प्रकार से करना है, लेकिन कुछ फिक्स अमाउंट सेविंग में रख के करना है। कुछ यदि इमरजेंसी आती तो दोनों हाथ खाली रहेंगे तो नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा घर के तरफ भी ध्यान दे के करना है। लेकिन कुछ समय तक, अभी मुझे 33 ईयर्स हो रहे, फिर भी अभी सुबह हम 10:30 बजे जाते हैं तो रात को 8, 8:30 बजे घर आते हैं, यानी कंटिन्यूएशन में होता है। जो मैंने प्रेजेंटी के बारे में बताया था, आज भी हमें सोचना है, कभी कहीं जाना है, 4 दिन बंद रखना है, तो पहले से 15 दिन पहले ही फील्डिंग लगानी पड़ती कि उस 4 दिन हम नहीं है। लेकिन नए वैद्य हम देखते हैं, कभी कहते हैं अरे यहाँ आना है सर, आ जाऊंगा, और तुरंत आ जाते, 4-4 दिन दवाखाना बंद रखते। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी जाना है तो पेशेंट को पहले इन्फॉर्म करना है। कहीं जाना है तो कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हो, भले घूमने के लिए निकलो, लेकिन बोर्ड लगाओ कॉन्फ्रेंस के लिए जाने के कारण दवाखाना बंद है, ताकि लोगों में कुछ गलत फहमियां नहीं होती है। सर, हम वैद्य बहुत बिजी रहते तो सेहत की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं जाता, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? नहीं, हर एक वैद्य ने, क्या होता है शुरुआत में यंग ब्लड होता है, सबको ये ऐसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन कब किसी को क्या होगा ये किसको पता नहीं है। तो इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसे के साथ साथ में हेल्थ को भी मेंटेन करें, ताकि लॉन्ग टर्म तक हम जा पाए। यानी आज आई एम 59 रनिंग नाउ, लेकिन बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जब तक है तब तक हम जाते रहेंगे, नहीं तो फिर 40 में ही ब्लड प्रेशर शुरू हुआ, डायबिटीज शुरू हुआ, फिर कभी आर्थराइटिस हो गया, लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गया, और फिर एक एक रहते तो तुम लॉन्ग टर्म तक नहीं जा पाते। यदि लोगों को लगना चाहिए यार तुझे देख के तू सही आयुर्वेदाचार्य लगना चाहिए, यानी तुम आयुर्वेद का रहस्य बोलना चाहिए लोगों ने। आज भी लोग बोलते हैं यार आप लगते नहीं इतना है, तो मैं यही बोलता कि आयुर्वेद का राज है, आयुर्वेद ही जीता हुआ, आयुर्वेद ही खाता हुआ, आयुर्वेद ही प्रैक्टिस करता हूँ। तो इस प्रकार से यदि लोगों को बताने तो खुद में वो अप्लाई करना सीखो। लोगों को तुम बोलते हो वक्त पे खाना है, वक्त पे सोना है, मॉर्निंग वॉक करना है, सुबह प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, और खुद कुछ नहीं करते हो, उठते 9 बजे हो, दौड़ते धूपते 10:30 बजे क्लिनिक में जाते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। लोगों को बताना है तो खुद से शुरुआत करो। नाना हमेशा कहते थे कि पंचकर्म करना है, बस्ती दूसरे पे करना है, खुद पहले बस्ती लेके देख और फिर लोगों को दे। यानी जो भी कर्म है खुद पे करो, जो भी उपदेश हम लोगों को करते हैं खुद से शुरुआत करो, तो फायदा होता है। सर, इतने बिजी इसमें आप लिखने के लिए कैसे वक्त निकाल पाते हैं? नहीं, ये तो अभी दिमाग में इतने भरा हुआ है, कभी लिखने को टाइम मिला तो 2-3 बुक तो और बन जाएंगे, इतने एक्सपीरियंस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिखने को टाइम नहीं मिलता। रात को कभी लिखने को बैठे तो फोन सुधारने नहीं देता, 11-12 बजे सोते, सुबह उठते हैं, तो यदि लिखने को बैठेंगे तो अपने पे टाइम नहीं देना होता। ये पुस्तक भी ऐसे ही एक मुझे मिले थे महाशय, वो सब्जेक्ट अग्निहोत्र चिकित्सा वाले थे, वो सब्जेक्ट लिख के भेजते थे, सर ये इस पे आर्टिकल चाहिए, एक दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, और अंत में वो बोलते थे सर जब तक आर्टिकल नहीं आएगा तब तक मेरा अंक मैं पब्लिश नहीं करूंगा। और उसके तकलीफ ना हो इसलिए मैं सुबह 4 बजे उठ के फिर 8 बजे तक एक आर्टिकल लिख के कंप्लीट करता था, और उसका फिर सेवा के कारण उसका बुक बन गया। अदरवाइज ये बुक भी नहीं बनते, आर्टिकल वैसे अलग अलग मैगजीन में रह जाते। तो ये भी तोंडे ने कहा इसलिए एक बुक बन गया। तो ऐसे 2 अलग अलग बुक के वो पीछे लगा है मेरे, सर अगले लिखो, लेकिन एक बार लिखूंगा डेफिनेटली।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर मैं अर्चना मैम, एक क्वेश्चन हमारे चैट बॉक्स में भी है, हाँ जिसमें बताइए। हमारी एक फीमेल वैद्य है, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि अगर हमारी शादी किसी नॉन मेडिकल फैमिली में हो जाती है और वहां पर हमको अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करनी है, तो सर उसके लिए कुछ आप हमें गाइड करिए कि हम कैसे उसे कर सकते हैं, कैसे उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। एक प्रश्न काफी है। काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है। और उसका जो क्वेश्चन है उसी से मैं सहमत हूँ। मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि जो वैद्य बनी है उसने एक तो नॉन मेडिको से शादी करनी है या मेडिको से करनी है, वैद्य से करनी है तो वो काफी सेटल वैद्य हो तो करनी है, या दोनों के ट्यूनिंग जमता हो। क्योंकि आजकल कैसे परंपरा चल रही है, मेरे जो भी स्टूडेंट है मेरे तरफ से मेरे हिसाब से जाएंगे, वो कहीं सीखा होगा और दोनों साथ में बैठेंगे तो ये कहेंगे ये देना है, वो कहेगा ये देना है, तो दोनों में झगड़ा होता है। ऐसे कई वैद्य मैंने देखे कि बाद में डिवोर्स हुआ है। और मैं मेरे बेटी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मेरी बेटी अभी एमडी, अब उसका कल परसों फाइनल पेपर है एमडी का, वो नासिक में प्रैक्टिस कर रही है। उसने पहले से कहा था कि मैं शादी करूंगी तो नॉन मेडिको से करूंगी, मैं एमबीबीएस या एमडी या कलेक्टर या किसी बड़े मॉडर्न डॉक्टर से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे आयुर्वेद की सेवा में प्रैक्टिस नहीं करने वाली। रहे बात वैद्यों की, तो वैद्य के लिए मैंने कहा कि तू अभी फिलहाल सेटल वैद्य है, तभी तुझसे यदि कोई लो वाला मिलेगा तो तुम्हारा फिर से अभिमान जैसे फिल्म स्टोरी बन जाएगी, तो वो नहीं चाहिए। तो इसलिए नॉन मेडिको, और आपको बताने में गर्व होता है कि उसकी एमटेक लड़के से एंगेजमेंट हो चुकी है और 9 दिसंबर को शिरडी में उसकी शादी होने वाली है, जो कि वो नॉन मेडिको है। क्योंकि वो उसको रिस्पेक्ट देगा, उसको प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करेगा। इसलिए इंजीनियर रहेगा, ट्रांसपोर्ट होने वाला रहेगा तो वो नहीं चाहिए, फिक्स चाहिए कि वो वहां पे रहेगी, वहां पे प्रैक्टिस करने देंगे, ऐसे लोगों से ही शादी करनी है। फिर वो नॉन मेडिको हो तो भी चलेगा। मॉडर्न का रहेगा तो वो कुछ समय के बाद में वो तू मैं शुरू हो जाती, मेरी पैथी, और फिर आगे चल के वो भी मॉडर्न लिखना शुरू कर देती है या घर में बैठ जाती है, आगे सक्सेस नहीं होती। सर आपने लड़की ने कैसा लड़का चुनना चाहिए बताया, तो लड़के ने कैसी लड़की चुननी चाहिए? नहीं, लड़के ने भी मैं तो यदि घर का वो अकेला है तो मैं उसको नॉन मेडिको लड़की बोलता हूँ। क्योंकि नॉन मेडिको घर पे रहेगी तो उसको उसके पति, डॉक्टर पति के प्रति एक रिस्पेक्ट रहता है और अपने माँ बाप की जिम्मेदारी वो अच्छे से करती है। यदि वो डॉक्टर रहती है तो कुछ समय के बाद में फिर घर का भी करना, और पुराने होने के बाद में ये होने लगता है कि मैं क्लिनिक भी संभालू, घर का भी करूँ, तुम तो सिर्फ एक ही करते हो, तो फिर झगड़ा होते हुए मैंने देखा है। और जो रिस्पेक्ट अपने माता पिता को मिलना चाहिए वो बाद में नहीं मिलता है। इसलिए यदि घर में कोई दूसरा बड़ा भाई है और उसकी बीवी नॉन मेडिको है तो फिर तुम डॉक्टर कर सकते हो, तो क्योंकि उनकी केयर करने वाले घर में कोई ना कोई लेडीज है। और दूसरी बात यह होती है कि मेरी बीवी डॉक्टर ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉन मेडिको भी होती है तो उसको भी डॉक्टरिन बाई ही बोला जाता है। वो यदि आपके पास आके बैठते हैं तो कुछ दिन के बाद लोग भी उसको डॉक्टरिन बाई ही कहते हैं, और कुछ दिन के बाद वो भी ट्रीटमेंट शुरू कर देते, तो कोई ये नहीं पूछता तुम पढ़े हो क्या, तुम्हारी डिग्री क्या, कुछ नहीं पूछता है। यदि कंपाउंडर लेडी पारिचारक कर सकती है तो वो एजुकेटेड बैचलर, एजुकेटेड ग्रेजुएशन वाली लड़की तो आराम से कर सकती है। इसलिए घर में तुम अकेले है तो नॉन मेडिको लड़की से शादी करना है, या तुम 2-3 भाई है तो फिर मेडिको से शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उसके काफी कंट्रोवर्सी हो सकती है। जी सर जी। जी सर एक और प्रश्न है वैसे, उसमें ये पूछ रहे हैं हमारे कुछ पार्टिसिपेंट, जैसा जानना चाहते हैं कि पंचकर्मा प्रैक्टिस करने के लिए क्या हमें कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, या रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता रहती है? नहीं 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 नहीं, पंचकर्म प्रैक्टिस के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है। यदि तुम हॉस्पिटल डालते हो तो नर्सिंग एक्ट का लाइसेंस आजकल ये कंपलसरी है। क्योंकि हॉस्पिटल शब्द आया तो तुम्हारे 2 या 3 कोड भी आते हैं तो तुम नर्सिंग एक्ट में आ जाते हो, इसलिए नर्सिंग एक्ट का लाइसेंस निकालना पड़ता है। अदरवाइज पंचकर्म बीएमएस किया हो तुम पंचकर्म कर सकते हो। ठीक है। एक क्वेश्चन और था कि जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स है उसको हम कैसे देख पाए, उसको कैसे हम डील कर पाए, उसके लिए थोड़ा सा एडवाइस चाहिए था सर। एक प्रश्न और है। प्रश्न एक तो पहली बात तो ये है कि यदि आयुर्वेद तुम करोगे तो मेडिकल इमरजेंसी कोई आएगी नहीं, और दूसरी बात हम लोग इमोशन के साथ पेशेंट से अटैच रहते हैं।
मॉडर्न वाले जैसे मरने के बाद में भी जब तक फीस जमा करोगे नहीं तब तक बॉडी हाथ में नहीं मिलेगी, ऐसा हम नहीं करते कभी, कोई भी वैद्य ऐसा नहीं करता है। और रही बात इमरजेंसी की, तो जैसे मैंने अभी कहा है, व्यापक किस प्रकार से ट्रीट करना है, पेशेंट को किस प्रकार से हैंडल करना है, किस किस पॉइंट पे ध्यान देना है, यदि ये ऐसे करते हैं और हम जो पंचकर्म प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज द सेफेस्ट वे। किसी भी पेशेंट को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आता भी है तो माइनर आता है तो तुम इजीली यानी परिचारक भी हैंडल कर सकते हैं, इतने कम लेवल पे प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए डोंट थिंक सो, कभी भी मेडिकल इमरजेंसी नहीं आएगी, और बाबा तुम्हारे साथ में है, तो टेंशन मत ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। एक जी मैम, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि क्या डॉक्टरों ने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में हाँ। क्लिनिक करना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही पूछने वाली थी। इसके ऊपर भी मेरे कई अभी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स अभी अहमदाबाद वाले हैं 5-6 स्टूडेंट साथ में, तो मैं सबको ये कहता हूँ कि अकेले को ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल डालना आजकल के सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। जैसे कारपोरेट हॉस्पिटल बन रहा है, ऐसे यदि 4-5 फ्रेंड्स हैं कि जो हार्ट से जुड़े हैं, जिनको स्वार्थ मन में नहीं है, उनके रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी है, ऐसे 4-5 वैद्य यदि इकट्ठा होकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डालते हैं हर एक जगह पे, और हर एक एक फैकल्टी हर एक ने डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो भी आएगा वो कंट्रीब्यूशन में जाएगा, जो भी मुनाफा होगा वो कंट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और सबसे अहम ये मैं बताता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आगे चल के तुम में दुश्मनी हो जाए, तो फिर ये नहीं करना है। यदि इसकी गारंटी है तो फिर बिंदास तुम आगे जाके एक बड़ा हॉस्पिटल डालो, जबकि 5 इकट्ठा होते तो मुट्ठी बन जाती है, तो काफी पावरफुल होती है। वैसे उस प्रकार से यदि हाईटेक हॉस्पिटल डालते हो तो दी बेस्ट, अभी उसी का जमाना आने वाला है, क्योंकि कोरोना ने ये भी साबित कर दिया है कि आयुर्वेद के सिवा कोई नहीं है। तो इस प्रकार से तुम करो, लेकिन उतना तुम्हारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उतना म्यूचुअल बॉन्डिंग चाहिए, उतनी तुम्हारी फ्रेंडशिप ट्रू होनी चाहिए। ऐसे भी मैंने कई बार ऐसे दोस्त देखे कि आज दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना पसंद करते। तो ये नहीं होना चाहिए, ये पहले तुम फिक्स करो तो फिर आगे जाओ, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं करना है। जी सुरमया देखो आप। जी मैम, आप सभी को फिर से मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप भी 550 वैद्य बैठे हैं सुन रहे हैं आपको, यानी सभी ने सब टीवी छोड़ के सिंसियरली सुन रहे हैं, यही आपकी सफलता का राज है। बहुत सारे सर ये भी चाह रहे हैं कि आपके पास आके सीखना है उन्हें। नहीं, वो तो आते रहते हैं, और आउट ऑफ स्टेट को हम आजकल प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट में ज्यादा जरूरत है। इसलिए कोई भी आउट ऑफ स्टेट का होता है तो वाइल्ड कार्ड होता है, डायरेक्ट एंट्री मिल रही है। वैसे अदरवाइज 2 साल के नंबर लगे हुए हैं, लेकिन आउट ऑफ स्टेट के रहे तो हम ज्यादा प्रेफरेंस उनको देते हैं। हाँ सर, एक प्रश्न और है जिसमें वो ये जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो ये पूछ रहे हैं कि इंश्योरेंस से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं ताकि पेशेंट को रीइंबर्समेंट मिल पाए, ऐसा एक क्वेश्चन। नहीं, आदरणीय मोदी जी के कारण ये आयुर्वेद को इनमें इंक्लूड किया हुआ है, और 25-50% तक का रिइंबर्समेंट आयुर्वेद इंश्योरेंस से होता है, और कई पॉलिसीज अब ऐसे निकल रही कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी उनमें इंक्लूड है। तो जल्दी वो भी हो जाएगा, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कैशलेस फैसिलिटी हमारी भी बनती है, कई हॉस्पिटल में शुरू भी हुआ है। सर किसी ने पूछा है कि मुझे पंचकर्म का कुछ भी नहीं आता, तो फिर भी क्या मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ? जिसने पूछा उसको मैं यही कहूंगा कि जब मैंने 88 में प्रैक्टिस शुरू की तो मेरे पास सिर्फ 15 दिन के नाना के पास का पंचकर्म का एक्सपीरियंस था। उसके पहले आई वाज अ बिग जीरो। यदि आपको ये इच्छा अभी भी जागरूक हुई है तो आप आराम से पंचकर्म प्रैक्टिस कर सकते हो। जी, मुझे लगता है कि काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर एड्रेस कर लिए हैं। और मैम और कोई क्वेश्चंस हैं? एक सेकंड। नहीं है शायद, और कुछ होंगे तो हम वो। जी हाँ मैम, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया है एंड वी आर वेरी ग्लैड
कि हमको इतने अच्छे वैद्य, इतने अच्छे गुरुवर का साथ मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है। तो मैम फिर हम एंड कर सकते हैं ये सेशन। सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने तो इतना मोटिवेशनल वीडियो जो है वो काफी समय में देखा ही नहीं है, बल्कि मैं कह सकती हूँ बहुत मोटिवेशनल रहा आज का हमारा सेशन। सर ने हमें इतनी सारी चीजों को को लेके गाइड किया। उन्होंने बताया कि कैसे हम प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें, और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ हम आगे बढ़े। 4 Ps का ध्यान रखें, रोग की अवस्था समझे, रोगी की अवस्था समझे, उसको बैलेंस करना हम कैसे सीखें, ये उन्होंने बताया। और एक पार्टिसिपेंट ने कमेंट भी किया कि सर यू आर क्रिएटिंग स्मार्टनेस इन डॉक्टर। तो इट वाज वेरी ट्रू। तो आई जस्ट ओनली एंड दिस सेशन विद वन सेंटेंस कि ग्रास रूट लेवल पे हमको सोचना है, और कॉन्फिडेंस के साथ अपना स्व निरीक्षण, अपना परीक्षण करते हुए आगे बढ़ना है। इसी से आज का सेशन में ये हमको गाइडेंस मिला। बाकी आपने सही बोला सर, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको इतने अच्छे वैद्यों का गाइडेंस मिल रहा है, इतने अच्छे वैद्यों को सुनने मिल रहा है। और बिल्कुल आपने बहुत सही सूचित किया है। और इसी के साथ आगे इसी भाग्य की प्राप्ति करने के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ मैं कि हमारे आगे के सेशंस में आप समय पे आएं और पार्टिसिपेट करें। जो भी आपके प्रश्न हैं उनको पूछें, जेन्युइन क्वेश्चंस हम लोग एड्रेस करेंगे, और उसको हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी जितने भी हमारे स्पीकर हैं वो हमें गाइड करेंगे ही। ठीक है, और आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। सुरमया, एक सेकंड, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि किताबें कौन सी रेफर करें, तो आपके पास जो किताबें आने वाली है वो स्वर्गीय डॉक्टर TM गोगटे और जोशी नाना और आभार सर, इन सबकी पंचकर्म के ऊपर के उनके जो एक्सपीरियंस है उनकी ही किताबों का सेट आप तक कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगा। तो वो आपके लिए स्टडी मटेरियल की तरह यूज हो जाएगा। कल आप लोग जरा 8 बजे शार्प ज्वाइन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा सब पार्टिसिपेंट्स के लिए, ये मेरी विनती रहेगी ताकि आप मिस न हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक चलो, है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।